हाँ जी, तो अभी ऑलमोस्ट सब जने ज्वाइन हो गए हैं। हरिजा जी क्लास लेने वाली हैं आज। और रंजीत जी के कहने पर आज का जो टॉपिक वो क्या बोलते हैं, कंफर्म किया गया था, तो हरिजा जी आज लेंगे उस क्लास का टॉपिक की क्लास। मैं सब समझ रहा हूँ रंजीत जी, मेरी क्लास के अलावा सबकी क्लास ले रहे हैं। क्या रंजीत जी आपने क्या टॉपिक के लिए कहा था? थ्योरी टॉपिक के लिए आपने क्या क्या बोला था? क्योंकि जो टॉपिक हिमजा मुझे आज बोल रही थी वो मेरे हिसाब से हो चुका है, बट फिर भी अगर हम कर लेंगे वापस डिस्कस। नहीं, वो उस दिन बात चल रही थी ना क्लास में, तो उसी पे बात चलते आई थी कि मीन, खटका, मुर्की। ठीक है, बता देती हूँ। और एक्चुअली ये काफी पहले हुआ था, लेकिन पता नहीं उसी को। हाँ, क्योंकि ये हो चुका है और ये शायद मैंने ही एक्सप्लेन भी किया है। ये टॉपिक मैंने ही एक्सप्लेन किया है एक सैटरडे क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये दोबारा एक एक का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे दे के आप लोगों को एक्सरसाइज लिखवा के करवा दूंगी। मैम मैम एक सेकेंड। हाँ बोलिए प्रीति जी। आज हम पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आपकी क्लास, जी तो हम सोच रहे थे कि बेसिक्स वगैरह भी करवाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या हो रहा है इस क्लास में, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इतने सारे लोग आज क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या आपकी रेगुलर क्लास में इतने लोग होंगे, ये सब मैं बात करूंगी और बेसिक्स ही बात करूंगी शुरू में। उसके बाद मैं इस क्लास का टॉपिक शुरू कर दूंगी और मैं एक बार आप लोगों से बात करके शुरू करती हूँ। जब तक जिनके माइक ऑन है एक बार के लिए आप लोग म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी जने, फिर मैं शुरू करती हूँ टॉपिक। और जो भी सवाल आए बीच में इंटरप्ट ना करके आप चैट बॉक्स में लिख देना कि ये बात है मैम, ये समझ में नहीं आया, आपने ये क्या बात विषय में आपने बात की। मैं ज़रूर फिर उससे आपको पर्सनली बात करूँगी, लेकिन बीच में मत रोकना क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है, फिर समझा क्या रहे होते हैं, फिर चले कहाँ जाते हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं फिर, है ना। ठीक है, तो जो भी इस क्लास में नए लोग हैं और जो पुराने हैं, जो बहुत टाइम बाद जुड़े हैं और जो कि रेगुलर बेसिस पे सैटरडे क्लास आते हैं, जो जानते हैं सैटरडे क्लास में क्या होता है, तो जो नए लोग हैं जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है, आज ही कॉल करके ग्रुप्स में ऐड हुए हैं, है ना, उनको मैं बता दूं ये जो हफ्ते में 3 दिन वाली क्लास होती है उसमें से जो ये सैटरडे क्लास होती है वो हमारी समअप होती है। सारी क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं वो इस सैटरडे क्लास में आते हैं और कोई ना कोई एक टॉपिक लिया जाता है, उस पर जो भी मेंटोर होते हैं, जैसे आज मैं इस क्लास को ले रही हूँ तो मैं कुछ विषय के बारे में बताऊँगी, कोई टॉपिक ले लेते हैं हम संगीत से जुड़ा हुआ, उसके बारे में हम बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपकी 2 क्लासेस हैं, सपोज़ आपने फ्राइडे संडे बैच लिया है किसी ने, तो फ्राइडे संडे बैच में एक ही मेंटोर होंगे, उसमें 4 या 5 स्टूडेंट्स होंगे। और उससे पहले या किसी और ने ट्यूसडे थर्सडे बैच लिया है दिन वाला, या किसी ने मॉर्निंग वाला बैच लिया है, तो उनकी वो क्लासेस तो उनके मेंटोर पर्सनली लेंगे और उस ग्रुप में इतने बच्चे नहीं होंगे, उस ग्रुप में 4 या 5 से कम भी बच्चे होते हैं तो वो वही होंगे सिर्फ। लेकिन ये वाली क्लास में सारे बच्चे होते हैं, इसमें हम 1-on-1 ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा हम रियाज किसी का सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। ये हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, जिसमें से तीसरी क्लास इस तरीके से होती है जिसमें सभी जने एकत्रित होते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये खटका, मुर्की, गमक, ये सब क्या है, इनके बारे में जानना है रंजीत जी को, और सभी जनों को जानना है, सिर्फ उन्हीं को नहीं। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जो पर्सनली जो लेते हैं जो, उनको अलग क्लासेस होती है, ठीक है। ये तो हो गई आप लोगों को सैटरडे क्लास का क्लियर हो गया कि इस क्लास में सिर्फ डिस्कशन होता है और मेंटोर टॉपिक आपके सामने रखता है, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल अगर कुछ हो आपके दिमाग में तो वो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये सैटरडे क्लास हो गई। और जो भी आप ग्रुप में ऐड हैं
तो उस ग्रुप के मेंटोर आपको अपनी क्लास देंगे ही, आप उसी समय जुड़िए और उसमें आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रॉपर क्लास होगी, है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट आ गए हैं लगभग लोग जिनको आना था, और जुड़ेंगे तो वो और जुड़ जाएंगे बाद में, क्योंकि 7:14 हो गई है। तो मैं ये क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि अब शुरुआत में बेसिक जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूँ कि जो संगीत है, संगीत में आप लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आए हैं हमारे पास, जिसमें कि अलंकार, राग, स्वर पहचान, आप स्वर लगाते कैसे हो, आपकी आवाज़ में कौन सा पिच सूट करता है, या हम कौन सी राग पर आते हैं, क्या क्या हमारी बढ़ोतरी होती है संगीत में। सिर्फ भजन ही नहीं होता, सिर्फ गीत ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि शुरुआत आप लोगों की मॉर्निंग रियाज से होगा। मॉर्निंग रियाज जो कि सुबह सुबह होता है और आवाज़ के लिए होता है। ओमकार का आप लोग रियाज करते हैं, पंचाक्षरी का रियाज करते हैं, जो हमारा बनाया गया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और जो भी हम संगीत सिखाते हैं हमारी पुस्तक के द्वारा सिखाते हैं, जिसका नाम है स्वरांगिनी। हम ऐसे ही नहीं सिखाते हैं कि आप कॉपी लेके बैठिए और हम नोट करवा रहे हैं आप लोग लिखिए, वो नहीं होता है। प्रॉपर बुक है इसकी, स्वरांगिनी नाम है पुस्तक का, और उस पुस्तक के माध्यम से ही हम सभी जनों को संगीत सिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम क्या क्या सिखाते हैं, हमारा सिलेबस क्या क्या रहता है। ये मैं अभी थोड़े नए स्टूडेंट्स हैं तो थोड़े थोड़े वर्ड्स में बता देती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहता है। जो पुराने हैं वो भी सिलेबस सुनिए और अपने आप को आंकिए कि हम कहाँ पे हैं सिलेबस के हिसाब से, कि हम लोग किस हिसाब से सिखा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन चलेगा, मेंटोर भी सेल्फ डिसिप्लिन रख के ही आपको काम दे रहे हैं, और आप लोग भी सेल्फ डिसिप्लिन रख के ही सीखेंगे और तभी बताएंगे। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, आप रूबरू बैठ के नहीं सीख रहे हो, पास में नहीं आ रहे हो, वरना पास में आके बैठ के सीख रहे होते तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको सिखाया जाता। लेकिन अभी ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में जैसे अभी सभी लोगों ने, आधे लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, हु नोज़ वो क्या कर रहे हैं, हु नोज़ कि वो सीरियसली सुन भी रहे हैं इस क्लास को कि नहीं, किसी को पता थोड़ी ना है। तो ये वही चीज़ हो गई कि अब हमें भी नहीं मालूम है कि जिनका कैमरा ऑफ है वो लिटरली हमको ढंग से सुन भी रहे हैं कि नहीं, या अटेंटिव हो भी रहे हैं क्लास में कि नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन ये चीज़ आप अपने मेंटोर वाली क्लास में ना करिए और इस क्लास में भी मत कीजिए, क्योंकि हम तो इसी भ्रम में रहेंगे कि सुन ही रहे होंगे, हमने ऑनलाइन बुलाया है कुछ टॉपिक के लिए, तो राइट। तो सबसे पहली चीज़, क्लास में अटेंटिव रहिए। 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए भूल जाएं, आप अपने हिसाब से समय चुनते हैं क्लास का, है ना। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है स्टार्टिंग में आपको क्या समय चाहिए, तो आप अपना समय बताते हैं, उस हिसाब से ही हम आपको ऐड करते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती वाला टाइम नहीं होता है कि आप हाँ आके बैठ गए, आपको भुला गया इसलिए आप टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो फर्स्ट हमारा रहता है बिगनर्स के लिए सिलेबस, वो हमारा पहला रहता है रियाज, जो सुबह का रियाज है, मॉर्निंग वोकल रियाज। उसमें पंचाक्षरी का ओम का साधना होता है। जो फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं वो लोग जी शार्प से करते हैं। अब ये जी शार्प क्या है, जी शार्प चौथी काली, आपका सा लगा हो गया, चौथी काली को बोलते हैं। ठीक है, और जो मेल्स हैं वो पहली काली से रियाज करते हैं। मेल और फीमेल की आवाज़ अलग होती है, इसलिए उनका वॉइस पिच, उनका वॉइस का लगाने का तरीका भी अलग होता है। फिर दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है लय और ताल का। मॉर्निंग वोकल रियाज में सिर्फ ये ओम का रियाज ही नहीं है, पूरे 3 घंटे का रियाज है। लेकिन अभी मैंने बिगनिंग आप लोग हैं तो इसलिए सिर्फ इतना ही बताया है कि शुरू में बस पंचाक्षरी का रियाज 45 मिनट शुरू में करना ही होता है। उसके बाद आप आगे अपनी आवाज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि जो लोग लेट सीखना शुरू करते हैं उनको पता नहीं है उनकी आवाज़ कैसी है, उनकी आवाज़ कैसी बनेगी, है ना। वो उन लोगों को एक सवाल रहता है कि हम कब तक सीख जाएंगे, हमारी आवाज़ कब तक बनेगी। तो उसका जवाब यही रहता है कि कंटिन्यूसली आप वोकल रियाज करते रहो, आपकी आवाज़ बनेगी ही। लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो आपकी आवाज़ ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है लय और ताल। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मैं बार बार न्यू स्टूडेंट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बीच में आप ही लोग हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने वाले हैं थोड़ी देर बाद कि मैम ये क्या टॉपिक बोल रहे हो, मैम ये क्या समझा रहे हो। तो मैं पहले आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ लिखते जाइएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। मुझे फिर बाद में ये मत बोलना मैम समझ नहीं आ रहा है, आप ये अचानक से खटका क्या समझाने लग गई, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सेकंड हमारा आता है लय और ताल। लय और ताल में लय होती है रिदम, ताल होती है जो कि तबले पे बजाई जाती है। लय कभी आप उस लय को आप ऐसे लिख नहीं पाओगे, लेकिन हाँ लयकारियाँ लिख सकते हो। लय को समझने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जैसे घड़ी की सुई चल रही है,
वहाँ से लय को आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। फिर धीरे धीरे हम जो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ताली लगाना, ये जो हम ऐसे ताली लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं लय का पहला स्टेप, ये प्रथम स्टेप है। उसके बाद ताल। अब हम ये ताली तो लगवा रहे हैं, आपने लय में लगाना शुरू कर दिया, फिर हम ताल के बोल बुलवाएंगे, धा धिन ना, तो ये हो गया ताल। ताल के बोलों में धा धिन ना, धा धिन 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 त्रिकेट तुन्ना कत्ता तिन तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना धिन, ऐसे सारे बोल होते हैं, वो होते हैं ताल। लय होती है ये, लय को आप लिख नहीं पाओगे, लय को आप प्रैक्टिकली करोगे, लेकिन इसकी जो लयकारियाँ हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा हारमोनियम प्लस वोकल टेक्निक। जो आपका गायन है और जो वादन है, ये दोनों हम साथ में सिखाते हैं। ठीक है। इसी में तानपुरा भी इंक्लूडेड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप शुरू में बिल्कुल न्यू होते हैं, आपको नहीं पता है ये क्या सारेगामा है, हमें कौन से साउंड को मैच करना है, मुझे सा पहले शुरू में ऊंचा गाना है कि नीचे गाना है, तो उसको समझाने के लिए पहले हम हारमोनियम आपको सा पकड़वाते हैं कि अपना सा पहचानिए, अपनी आवाज़ का सा पहचाने और उस सा को पकड़ के रखिए। तब आपको हम हारमोनियम के साथ साथ 10 पेज अलंकार, जो कि आपको गाने भी होते हैं हारमोनियम में ही, 10 पेज प्रारंभिक अलंकार, 10 पेज से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम हम लोग नहीं सिखाते हैं, शायद दूसरी जगह कम भी सिखाए जाते हैं। 7 या 8 अलंकार सिखाकर उनको लगता है इनफ है, बता दिया है हमने, काफ़ी पलटे बता दिए हैं, अलंकारों को पलटे भी बोलते हैं। तो अलंकार 10 पेज अलंकार होते हैं। उसके बाद में 10 थाट। अब ये थाट क्या है, वो जब आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, आप अपने मेंटोर से पूछिए ये थाट क्या है। 12 पिच, यानी कि अब एक ही पिच बताया है मैंने, अलग अलग जगह से आवाज़ आती है, आवाज़ लगाने का तरीका होता है, तो वो 12 जगह हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये 12 जगहों से फिक्स आवाज़ हर ह्यूमन बीइंग के गले में होती है। हर इंसान के गले में वो 12 पिचेस सेट होते हैं, बस उनको एक टाइम दिया जाता है, एक समय के अनुसार उनको उस आवाज़ को मैच करवाया जाता है कि पहली काली का सा लगाओ, दूसरी काली का सा लगाओ, चौथी काली का सा लगाओ, पहली सफ़ेद का सा लगाओ, हर स्केल का सा पहचानना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में रागें, हारमोनियम प्लस वोकल टेक्निक के अंदर ही रागों को हम लाते हैं, जिसमें 10 प्रारंभिक रागें होती हैं, फिर 20 जन्य राग, फिर और उससे भी बड़ी बड़ी रागें, तो कम से कम सुरांगिनी में 25-30 रागों से ऊपर चीज़ है। जिस बुक का मैंने जिक्र शुरू में किया था, उस किताब के अंदर मॉर्निंग वोकल रियाज से लेकर अलंकार, थाट, इवन थ्योरी भी है, जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो थ्योरी भी उसमें है, रागे भी हैं। तो स्वरांगिनी पुस्तक का होना आपके पास अनिवार्य रूप में है कि या तो आप उसकी PDF अपने पास रखो या फिर आप उसकी हार्ड कॉपी मंगवा लो। ठीक है। उसको अलग से परचेज किया जाता है, वो आप अपने मेंटोर से और अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं कि हम किताब कैसे खरीदें। ठीक है। क्योंकि उस किताब के माध्यम से ही आप बहुत कुछ सीखेंगे, और इन फ्यूचर अगर आप हमसे डिटैच्ड भी हो जाते हो, अगर आप हमसे अलग हो जाते हो, तब भी वो किताब आपको संगीत सीखने में बहुत मदद करेगी। आपको ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि मुझे सीखना ही पड़ेगा इनसे। इवन साल भर बाद आप उस किताब के ज़रिए से ही आगे संगीत सीख पाओगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट है संगीत प्रभाव वर्ल्ड के गाने। अब आप लोग, क्योंकि अटेंड क्या होता है, स्टूडेंट सीख तो रहा है, इतनी सारी टेक्निक सीख रहा है, स्वर लगाना सीख रहा है, रियाज कर रहा है, लय ताल में ताली लगा रहा है, अलंकार गा रहा है, पर अटेंड उसको गाना ही तो गाना है, भजन या गीत या गज़ल, ठुमरी या राग भी बोल लो, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्शन है संगीत प्रभाव वर्ल्ड, उसमें एक मास्टर निशात का प्रोडक्शन चैनल है जिसमें बहुत सारे गाने हैं, तो वो गाने आप लोगों को तैयार करने हैं। ठीक है। वो SPW के सॉन्ग्स होते हैं, गुरुजी द्वारा लिखे गए होते हैं। कुछ गीत गुरुजी ने कंपोज खुद ने किए हैं और उन्होंने लिखे भी हैं, और कुछ हैं जो कि निशात सर ने कंपोज किए हैं, लिखे गए, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उर्दू राइटर्स हैं, उन्होंने लिखे हैं, और कुछ गुरुजी ने भी लिखे हैं। तो ये हम तैयार करवाते हैं। ये बिगनर्स की बात ख़त्म हुई है यहाँ पे आके। अब बिगनर्स को क्या शुरू करना है, वो अपने मेंटोर की क्लास में, जब उनकी क्लास शुरू होगी तो इस सिलेबस में से सबसे पहला पॉइंट आप पूछेंगे कि मैम अब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मेरे को क्या सा लगाना है। और दूसरी चीज़, हारमोनियम होना सबके पास आवश्यक है। अगर हारमोनियम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मैम बहुत हाई है, हम इतने मैनेज नहीं कर पाते, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो देखिए आप तानपुरे से भी कर सकते हो, लेकिन स्वर आप सुर में करोगे कि नहीं करोगे उसकी गारंटी आपका मेंटोर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप हमसे हफ्ते में 3 दिन मिल रहे हो, जिसमें से भी आप 2 दिन मानो जिसमें हम आपको सुन पाएंगे,
अब आप उन 2 दिनों में क्या सा लगा रहे हो, क्या रे लगा रहे हो, उसकी गारंटी वो ले सकते हैं क्योंकि आप उनके सामने लगा रहे हो। पर बाकी के दिनों में आप क्या सा और रे लगा रहे हो उसकी गारंटी मेंटोर नहीं ले सकते हैं। पता पड़े बिना हारमोनियम बिना वाद्य यंत्र के आप पता नहीं, सा तो हमने क्लास में तो सही लगाया लेकिन आप अदर सा का प्रैक्टिस करके आ गए। आपने कहा हमें तो सिर्फ शौकियाना सीखना है, हमें इतना प्रोफेशनली नहीं सीखना है कि आप हारमोनियम भी दिलवा रहे हो। आपको चाहे शौकियाना सीखना हो चाहे प्रोफेशनल सीखना हो, एक वाद्य यंत्र घर में होना बहुत ज़रूरी है जिसके माध्यम से आप संगीत को ऊपरी रूप से जान सकते हो। सुर लगाना, जो सुर की लगावट होती है वो जान सकते हो कि सा कैसे लगाया जाता है, रे कैसे लगाया जाता है। ठीक है। और लय ताल के लिए अगर मेट्रोनोम एप्लीकेशन मोबाइल में हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ना कर पाओ तो घड़ी है ही। अभी भी अगर आप अपने आसपास घड़ी को देखोगे तो वो एक लय में चल रही है, वो लय पकड़नी है आपको। पूरे दिन भर में चलते फिरते उस घड़ी को देखो और क्लैप लगाओ, उस लय को बिठा लो दिमाग में। ठीक है। लय को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो आपको मेंटोर आपके क्लास में बताते हैं कि 50 बीपीएम पर आपको ताली लगानी है या 40 बीपीएम पे लगानी है या 60 बीपीएम पे लगानी है। ताली लगाकर आप हर बार बस जो भी है, अगर जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो ये मेरी ताली लग रही है, या जो भी मैं काम कर रही हूँ तो ये मेरी ताली लगी रही है, ये मेरा लय का पक्कापन हो रहा है। अब चाहे आप कोई भी गीत गाओ, कोई भी गज़ल गाओ, कोई भी अलंकार गाओ, अगर ये लय आपके साथ में है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। ठीक है। एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी किसी आर्टिस्ट का, तो उन्होंने बोला कि वो सुबह से शाम तक एक ही लय की प्रैक्टिस करते थे, फिर रात को उनके पिताजी उनसे पूछते थे कि अच्छा जो सुबह मैंने लय पकड़ाई थी उसका क्या हुआ, तो वो बताते थे कि हाँ ये लय, फिर वो लय में थोड़ा भी ऊंच नीच होता था तो उनके पिताजी बोलते थे सुबह मैंने आपको ये लय नहीं पकड़ाई थी, आप थोड़ा ऊपर नीचे करके आए हो। तो दिन भर इस लय को बिठाओ पहले अपने दिमाग में, ताकि सुबह से और शाम तक अगर आप इस ताली को लगाते हुए चलते हो, दिमाग में लय बिठाते हुए चलते हो, या फिर कोई ताल पकड़ लो, उस ताल को बोलते रहो सुबह से शाम तक, सिर्फ एक ही ताल को, ज़रूरी नहीं है सारी तालों को बोलना है, ये ऐसे ताली लगाना है और तालों को बोलते जाना है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ये ताली लगा के साथ बोलना है। अब मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैं तो कर रही हूँ काम, ताली लगाकर बोलना मेरे लिए ठीक है, पर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट होगे। आप लोग ऐसे बोलोगे कि मैंने ऐसे अटकोगे आप। क्यों अटकोगे? क्योंकि आपको लय का पक्कापन नहीं है, आप में लय की बैलेंस शीट नहीं है आपके पास, तो आपको पता नहीं है उसको कैसे बैलेंस में लाना है और कैसे बातचीत करनी है। मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, मेरी लय नहीं बिगड़ रही, ये पक्कापन चाहिए। जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें लय ताल में हम लोग कमज़ोर हैं, हमें समझ नहीं आता, उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बीपीएम लगाकर कम से कम पूरे दिन भर में एक ही बीपीएम के साथ ये प्रैक्टिस करनी है कि आप रिदम में हो, आप कोई भी बात कर रहे हो आप रिदम में कर रहे हो। और जो थोड़ा सीख चुके हैं, आप सपोज किसी ने ताल सीख ली, तो जैसे धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन, ये लगाकर आप आराम से बात कर सकते हो किसी से। तो इससे क्या होगा, झपताल का वजन पक्का होगा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरा ताली में क्या चल रहा है, झपताल ताल का, यानी कि धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना। अब मैं आपसे बात करूंगी पर मेरा झपताल का वजन नहीं जाएगा, इससे मेरा झपताल पक्का हो रहा है, ये झपताल की ताली है। ठीक है। अगर प्रॉपर ताली लगाओ तो ये ताल चलेगी, बट मैंने एक बीपीएम ले लिया है, अब मेरा यही चलता रहेगा पूरे टाइम। ठीक है। अब मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, नॉर्मल ताली लगाकर ये ताली चल रही है, पर ये तो खैर एडवांस लेवल की बात है। बेसिकली आपको पहले एक लय समझने के लिए घड़ी के साथ अपनी ताली को मैच करना है या फिर मेट्रोनोम पर बीपीएम लगाकर। ठीक है। ये बिगनर्स की हो गई बात। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो हमारा थ्योरी टॉपिक है, जो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बात आती है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है, ये राग में क्या, राग में ये गमक क्या होता है, खटका क्या होता है, हरकत क्या है, कर्ण स्वर क्या है, मीण क्या है ना। ये बहुत बड़े बड़े लेवल की चीज़ें हो जाती है। बड़े तो क्या, जैसे ही आप एक स्तर पे आते हो संगीत में तो आपको ये फेस करनी पड़ती है रागों के अंदर, जब आप रागों में बंदिश हैं या कुछ भी थोड़ा बहुत भी गाना शुरू करते हो। ठीक है। इतना समझ में आया? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ जो भी चीज़ आपने अभी समझाई वो क्लियर हो गई, जो बिगनर्स के लिए थी। और लय ताल का काम भी आप लोगों को शुरू करना है जल्द से जल्द।
लय ताल को समझने के लिए ताल के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उतना ही समय का इनफ नहीं है जिस समय आप बंदिश का रियाज कर रहे हो, नहीं, उसके अलावा भी उस ताल को लेके बैठो, उसके बारे में जानो। ठीक है। अविनाश चंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट हो जाइए। ठीक है। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आगे। सबसे पहला हम लोग लेते हैं राग, कि राग क्या है, क्योंकि ये राग के टॉपिक्स ही आएंगे। आप चाहें तो नोट डाउन करते जाएं सभी जने। पहले देख लीजिए कि राग क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि वादी, संवादी, अनुवादी, ये आरोह, अवरोह, पकड़, स्वर विस्तार, दोहा, राग का लक्षण, ये सब क्या है ना, उसके बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें राग में ही यूज़ होती हैं, है ना। राग से पहले आरोह अवरोह जान लो। आरोह मतलब होता है स्वरों का ऊपर चढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सा रे गा मा पा धा नि सा, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अवरोह मतलब स्वरों का उतरता हुआ क्रम, नीचे आना, सिस्टमेटिक क्रम, कि नियमानुसार होता है कि हाँ ऊपर आराम से जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है। तो सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। आरोह ऊपर गया स्वर, अवरोह उतर के आया, ये हमारा एक अलंकार हो गया, ठीक है। आरोह मतलब ऊपर की तरफ सीढ़ी चढ़ते हुए जाना स्वरों के साथ, सा के बाद रे, रे के बाद ग के बाद म। और अवरोह मतलब उन्हीं स्वरों के साथ में क्रमानुसार उतरते हुए आना, सा नि धा प म ग रे सा। आप उलट फिर बाद में करेंगे जब हम उसका पैटर्न जानेंगे। सबसे पहला पैटर्न, आरोह मतलब स्वरों का ऊपर जाता हुआ क्रम, अवरोह मतलब स्वरों का नीचे उतरता हुआ क्रम, ठीक है। क्रम मतलब सा के बाद रे, रे के बाद ग के बाद म के बाद प। आप गड़बड़ अभी नहीं कर सकते, ये आरोह और अवरोह की डेफिनेशन है, ठीक है। आरोह और अवरोह कहाँ कहाँ आते हैं? सबसे पहले जो बिगनर्स हैं वो अलंकार सीखेंगे, तो फर्स्ट अलंकार यही है आपका, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा प म ग रे सा। इसी से बहुत सारे अलंकार बने हैं, जो स्वरांगिनी पुस्तक में 10 पेज अलंकार हैं, इसी से क्रिएट किए गए हैं। जैसे 1 से 10 की गिनती से पूरी गणना कर सकते हो आप, 1 से फिर 11 करके, फिर आप 21 करके, 31 करके ऐसे आगे बढ़ते हो ना, फिर आप पूरी लाइन खुद जमा लेते हो। वैसे ही अलंकार का भी है, फिर सा सा रे रे गा गा मा मा, सा रे गा रे गा मा, सा रे गा मा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा, इस तरीके से, ठीक है जी। हेमंत कुमार जी, मैं बताऊंगी कि हारमोनियम कौन सा लेना है। अभी आप जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए और लिखते जाइए कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। ये आरोह अवरोह की डेफिनेशन हो गई। आरोह अवरोह के बाद ये क्या है? आरोह अवरोह अलंकार हैं। अभी अलंकार क्या है? अलंकार हमारे संगीत में एक ऐसा ऑर्नामेंट है, ऐसा आभूषण है जिसके बिना संगीत अधूरा है, जिसके बिना शास्त्रीय संगीत स्पेशली अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि अगर सा रे गा मा पा धा नि सा नहीं होगा तो आप स्वर नहीं लगा पाओगे, जान नहीं पाओगे। तो ये अलंकार है। अलंकार में ये पहला अलंकार जो मैंने बताया उसमें आरोह और अवरोह इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद आता है राग, ठीक है। राग क्या होती है? क्योंकि राग के ही मैं पोर्शन समझाने वाली हूँ, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही। थाट और पिचेस को इसलिए नहीं समझा रही हूँ, कुछ लोग जान चुके हैं कि थाट क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं। जैसे एक गाना दूसरे गाने से अलग होता है, एक गाने की दूसरे गाने की धुन अलग होती है, वैसे ही एक थाट का दूसरे थाट से स्वर लगाव अलग होता है। बिलावल का भैरवी से बहुत अलग धुन है और बहुत अलग तरीका है। बिलावल शुद्ध स्वर है, सारे स्ट्रेट नोट्स लग रहे हैं, भैरवी में सारे कोमल नोट्स लग रहे हैं, ठीक है। वैसे ही 10 थाट बनाए गए हैं जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में है, तो वो हर थाट अपने आप से बहुत अलग है। कल्याण भैरव से बहुत अलग है, आप कंपेयर करके एक थाट नहीं बोल सकते, ठीक है। अब राग क्या होती है? राग में ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्वर लगते हैं, कम से कम 5 स्वर लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर। ये लिख लीजिए, कम से कम 5 स्वर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर। अब स्वर क्या है? जो मैंने शुरू में बताया, सा रे गा मा, ये हमारे स्वर हैं। अब इन्हीं स्वरों के माध्यम से अलग अलग
साउंड क्रिएट हुए, साउंड क्रिएट होकर अब अलग अलग इनको रागों में लाया गया, है ना। अब कम से कम 5 यानी कि सा रे ग प ध सा, ये 5 स्वरों की राग हो गई। ऊपर वाला सा काउंट नहीं होगा, अगर आप ऊपर वाला सा काउंट करोगे तो 6 हो जाएगा, अदरवाइज ये सा रे ग प ध, 5 स्वर हो गए, तो ये भूपाली राग है। अब बाकी स्वर कहाँ गए? बाकी स्वरों को वर्जित बना दिया गया। वर्जित मतलब लगाया ही नहीं। सारे ग तक ठीक था, म को वर्जित कर दिया, प ले लिया, ध ले लिया, नी को वर्जित कर दिया। वर्जित स्वर जिस राग में है, वर्जित मतलब होता है वो उस राग में स्वर प्रयोग नहीं होगा। अब ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर तो बिलावल का है, जिसमें कि 7 स्वर लग रहे हैं। सा रे ग म प ध नि सा, ये सारे स्वर बिलावल में लगते हैं शुद्ध शुद्ध, ठीक है। तो राग में कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर प्रयोग में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसे गाया जाता है राग को। समझ में आ रहा है? ये अलंकार नहीं है, अलंकार से राग बहुत डिफरेंट है। जब स्टूडेंट्स राग पे आते हैं तो वो ताने जब गाते हैं या जब सरगम गीत को गाते हैं तो वो अलंकार की तरह गाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप राग गा रहे हो, आप अलंकार नहीं गा रहे हो। आप अलंकारिक रूप मत लो, आप राग का रूप लो, क्योंकि राग के अंदर राग के कॉम्बिनेशंस होते हैं, राग का पैटर्न होता है, राग के पैटर्न बनते हैं और वो पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ता है। हम कहीं ना कहीं फॉलो करके ही संगीत को सीख रहे हैं, ठीक है। किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए आपको? राग और अलंकार का एग्जाम्पल? जैसे कि अभी बिलावल थाट में हमने अलंकार भी किया है, थाट भी किया है, राग भी किया है, तो वो तीनों चीज को कैसे अलग अलग करें? 2 चीज तो ठीक है, थाट और अलग, वो थाट और अलंकार वो तो ठीक है, लेकिन अलंकार और रागों में उसको कैसे? ठीक है, अलंकार का एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप अलंकार और राग को अलग कैसे करते हो। अलंकार आप क्रमानुसार गाते हो, शुरू में ही कहा था मैंने, आरोह जाता है क्रमानुसार, क्रमानुसार यानी स्टेप बाय स्टेप जाता है। सा रे ग म प, आरोह और अवरोह क्रमानुसार गया। अब जो राग के अंदर पकड़ होती है वो क्रमानुसार नहीं जाती, वो कोई भी ऊपर नीचे स्वर हो जाते हैं। जैसे ग प ध नि सा ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा, क्या ये क्रमानुसार था? क्या सा के बाद रे के बाद ग आया? नहीं आया ना। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि मैम ग पा क्यों लिखा है, सारे ग कहाँ गया? भाई सारे ग तो आपको अलंकार में मिलेगा ना। अब आप आगे आ गए हो तो सारे ग वो नहीं मिलेगा, अब आपको पैटर्न मिलेंगे। सपोज आपने गाया सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे सा, ये हुआ अलंकार। राग सा नि ध नि सा सा रे सा नि ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि ध ध सा रे सा ग म ग रे ग म प ग म रे सा। ये हुआ राग का सरगम गीत, जिसको हमने गीत की तरह प्रस्तुत किया। समझ में आया मनीष जी कि क्या डिफरेंस है? एक हो गया सीधा सीधा चल रहे हो आप, एक हो गया आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेके चल रहे हो। तो राग हो गया सीधा चलना, सीधा चलना भी जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए कि स्ट्रेटली जाना है, स्ट्रेटली सीखना है। और जब टेढ़ा चलते हो तो पता है कि सीधा कैसे चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, शुरू से ही टेढ़ा चलना पसंद करते हैं। मैम आप तो सीधा राग सिखाओ, मतलब बच्चा खड़ा होना सीखा नहीं है, मैम आप भागना सिखाओ। तो वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि अब मैं भागना कैसे सिखाऊं जब आपको पता ही नहीं खड़ा कैसे होना है। अपने 2 पैरों पे खड़े होंगे तब मैं बताऊंगी भागने के लिए ये स्टेप लीजिए, ये स्टेमिना चाहिए। तो वैसा ही सेम होता है। अलंकार जब हम शुरू में सीखते हो तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इतने सारे अलंकार हो गए, अब तो हम राग पे आ ही जाएंगे। फिर जब वो राग पे आते हैं फिर वो हमें बोलते हैं मैम आप एक काम करते हैं, मैं अलंकार ही दोबारा करके आता हूँ, फिर हम ये राग के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने अलंकारों पर ज़्यादा समय नहीं बिताया होता। अभी एक ही मैं इंटरव्यूज़ बड़े सुनती रहती हूँ म्यूजिशियंस के, तो उन्होंने बोला कि लोग पसंद ही नहीं करते फर्स्ट सीढ़ी पर पैर रखना, लोग पसंद करते हैं उस जैसा बनना है, वो वहाँ बैठा है मुझे वहाँ पहुँचाओ सीधा, कि वो उसने उतना फेम पा लिया है, आप मुझे उतना फेम, भले उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी उस फेम तक पहुँचने में, वो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ा है। उसने अलंकार भी सीखा, उसने थाट भी सीखा, उसने पिचेस भी सीखे, उसने और अलंकार सीखा, उसके बाद वो राग पर आया, उसके बाद वो उस स्तर पे पहुंचा कि जिस स्तर पे आप उसे पसंद कर रहे हो। आपने उसको उस स्तर पे पसंद नहीं किया जब उसने सा लगाना शुरू किया, ठीक है? तो आपको क्या होता है, वो जहाँ बैठा हुआ है मुझे वहीं जाना है, आप मुझे वहाँ पहुँचा दो।
आप बता दो कि वो इतना हरकतें कैसे गा रहा है, मुझे वो वाली तान रटवा दो, मुझे वो वाली राग सिखा दो, ताकि मैं भी उस तरीके से गाऊं और लोग मुझे भी पसंद करें। लोग बड़े आजकल अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग बेसिक से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं बनी बनाई चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सपोज आप लोग मास्टर निशाद का नाम सुन के क्लास में तो आ जाते हो, पर जब आप लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने भी सा लगाना सीखा था, वो भी शुरू में बेसुरा गाते थे, उनको भी प्रॉब्लम होती थी, है ना। या मैंने भी सा लगाना कब सीखा आपको नहीं पता, लेकिन अभी अगर मैं कोई अच्छी सी राग सुना दूंगी तो आप बोलोगे हाँ मैम बस यही सिखा दो। मैं कैसे सिखा पाऊंगी जब आपने ना अलंकार गाए, ना सा लगाया, ना हारमोनियम को जाना, ना तानपुरा जाना, ना मॉर्निंग रियाज किया, और आप भिड़ते ही बोल रहे हो मैम राग प्रस्तुत करो आप तो, और मुझे भी राग सुनाओ। ये तो मुझे सब आता है। एक दो स्टूडेंट्स मुझे ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं फर्स्ट क्लास में ही, ये अलंकार वलंकार तो मुझे आते हैं, आप तो राग शुरू करो। तो यही बात है, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रही हूँ कि बेसिक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमने आज तक अलंकार गाना नहीं छोड़ा, तो आप लोग कैसे समझ सकते हो कि हमको अलंकार आता है, आप राग शुरू करो, कोई बढ़िया सी राग भैरवी यमन शुरू करो, मैं गा दूंगा। नहीं गा पाएंगे आप। जब आपको सा और रे की दूरी का पता नहीं है, या रे से म की दूरी का पता नहीं है, रे से ध की दूरी का पता नहीं है, रे साउंड क्या है, उस आवाज़ का गैप पता नहीं है, अपनी आवाज़ को जानते नहीं हो कि अपनी आवाज़ आप तार सप्तक में कितनी ले जाते हो, मंत्र में कितनी ले जाते हो, तो आप राग कैसे प्रस्तुत करोगे। क्योंकि राग के अंदर तीनों सप्तकों का मेल होता है, यानी कि लोअर टू लोअर, यानी कि मंद्र से मंद्र, नीचे से नीचे स्वर भी गाने होते हैं, मध्य तो गाना ही होता है, तार भी गाना होता है। और जब हम स्वर विस्तार कहते हैं मॉर्निंग रियाज में कि स्वर विस्तार अच्छे से करो, तो फिर स्टूडेंट कहते हैं मैम ये तो बड़ा बोरिंग है, राइट। तो ये राग के बारे में भी मैं बता रही थी कि आरोह अवरोह क्या होता है, राग क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्वर और कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर लगते हैं राग के अंदर। उसके बाद आता है आरोह अवरोह पकड़। आरोह अवरोह समझा दिया, पकड़। हर राग का आरोह अवरोह क्रमानुसार ही मिलेगा लगभग। हेलो, हाँ जी हरिजा मैडम, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है बोलने का। हाँ बोलो, अगर इजाजत हो तो बोलो ना। इजाजत है? इजाजत आप थोड़ी ले सकते हैं, आप बोलिए। अच्छा, ले नहीं सकते मतलब इतनी महंगी होगी? नहीं आप, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है इजाजत की, आप डायरेक्टली बोलना शुरू कीजिए मेरे को चुप करा के। मनीष ने जो सवाल किया ना, मुझे ठीक लगा, थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उस विषय में थोड़ा सा राग और अलंकार को अलग अलग करने का प्रयास करूंगा 2-2.25 मिनट में। हाँ चलो, आप भी ध्यान दे ही रहे हैं। जब मैंने बोलना शुरू किया तो बाकी लोग भी ध्यान दे, सभी लोग। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, जैसा कि आप सभी जानते हो। हमारे यहाँ एक दुकान भी है, अलंकार ज्वेलर्स, और आभूषणों का काम है सजाना। और आभूषण कोई एक प्रकार का तो होता नहीं, कई प्रकार के होते। तो अलंकार शब्द केवल आरोह और अवरोह नहीं है। इस बात पे मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगा कि आप सोचते हैं कि सारे गाँव में पता नहीं सर सानी जगह मगर यही अलंकार है, बस। अलंकार केवल ये नहीं है, अलंकार वो है जो अभी ये बताएंगी। इन्होंने अभी तो केवल एक अलंकार का वर्णन किया है कि ये एक पैटर्न बनता है कि सीधे जाना और लौट के आना। फिर अलंकारों में आपने ये भी देखा होगा, सारे गा मा गा रे सा, तो वहां भी पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं, सारे गा मा गा रे सा। तो वही अलंकार है, वो केवल स्वरों का अलंकार बना। उसके बाद अलंकार होता है, जैसे आज जो टॉपिक्स ये छेड़ेंगे अभी, मीण, खटका, मुर्गी, ये सब अलंकार है। इन सब से राग को सजाया जाता है। सुर भी सही लग रहा है, इसका मतलब अलंकार सही लग रहा है आपका। एक आभूषण आपने सही लगा दिया, अगर सही सुर में गा रहे हो। आप लय में हैं, इसका मतलब आपने एक लय वाला आभूषण भी आपका सही है, हाँ? इतने प्रकार के आभूषण हैं। और फिर आप ताल में भी हैं, वो भी ध्यान रख रहे, ये भी एक आभूषण है, ये भी एक अलंकार है। अलंकार का मतलब आरोह और अवरोह तक सीमित नहीं है। अलंकार में किसी सुर पे आप ज्यादा रुक रहे हो, एक ही सुर पे कर रहे हो, जैसे आप करते हो अक्सर मनीष जी, तो वो भी एक अलंकार है। फिर कहीं आप लंबा घुमा के बोलते हो किसी शब्द को, वो एक पैटर्न है अलंकार का। मतलब अलंकारों से भरी हुई दुनिया अगर कहीं इकट्ठी मिलेगी तो वो है राग। और राग का मतलब होता है प्रेम और हर चीज का जुड़ाव। राग का मतलब जुड़ाव, जिसमें संगीत के
जितने भी ये ऑर्नामेंट्स आपको सिखाए जा रहे हैं, ये सभी ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे सुर हो, चाहे ताल हो, चाहे लय हो, चाहे गमक हो, चाहे मील हो, चाहे मुर्गी हो, इन सब से मिलकर के ही राग बनता है। तभी राग को सजावट होती है उसकी। जैसे कि राग एक दुल्हन है और उसके इतने सारे आभूषण मार्केट में मिलते हैं जो आपको खरीद के लाने हैं, और खरीदने के लिए क्या देना है? परिश्रम। परिश्रम लाई, परिश्रम से इन साबिर आभूषणों को, महंगे महंगे हैं सब, बहुत मेहनत मांगेंगे, सभी आभूषण मेहनत मांग रहे हैं, सारे आभूषण परिश्रम से प्राप्त हो रहे हैं। आप उनको ले लीजिए, गेन कीजिए और फिर राग को शुरू करिए। तो फिर राग का स्वरूप और राग का जो भाव, जो रस, और वो कहना क्या चाहते हैं। और राग ये तो मैंने कहा कि अलंकारों का एक मिला जुला समूह। अब राग की अगर बात करें तो राग कोई ऐसा छोटा मोटा लिखा हुआ कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपने पढ़ ली और रट ली हो गई। राग मैंने कहा कि देवी देवता है, पहले भी कह चुका हूँ कि रागे जो है वो एक तरह से मंत्र हैं। उनकी सिद्धि कर लेने से, जैसा कि तानसेनों का जिक्र होता रहता है कि बहुत बार कि भाई वो उन्होंने प्रलय कर दी या समथिंग कुछ बदल दिया, प्रकृति को चेंज कर दिया, तो ये वो शक्ति संगीत में है। तो वो राग की शुद्धता पर ही आधारित है। जितना राग को आप शुद्ध रूप से प्रयोग कर लेंगे उतना ही उसकी जो तासीर है वो सामने आएगी। जैसे किसी मंत्र का प्रभाव होता है, वैसे ही उस राग का भी अपना एक प्रभाव है। आप किसी को पास बुला सकते हो, आप किसी को दूर भगा सकते हो, आप किसी को भस्म कर सकते हो, ये सारे प्रभाव रागों में, और वो बनते हैं इन्हीं आभूषणों से मिलकर के। तो अब आप ये भूल जाए एक बार सभी लोग कि अलंकार का मतलब केवल प्रारंभिक 10 अलंकार जो स्वरांगिनी में लिखे, उनको भी कितनी बार पलटा गया, वो भी अलंकार नहीं रहे, वो उनको पलट पलट के बनाए गए, तरह तरह के हैं वो, 10 पेज अलग अलग है, सब में कुछ न कुछ से बदलाव करके एक न्यू ऑर्नामेंट गढ़ने की कोशिश की, एक नया आभूषण बनाया। कुछ तो एक जैसी जात की बना दिए, सेम अलग अलग साइज दे दिए, छोटे बड़े, उन्हीं स्वरों में से। तो अब ये कहीं ना कहीं तो काम आएंगे ना जब राग गाओगे तो। जैसे उन्होंने कहा सारे गा मा गा रे सा, अब ये जो किया तो ये एक यूज आया, इतने में यूज आया केवल सारे गामा से, और रेसा पे वापस आ गए। अलंकारी था ये, छोटा सा टुकड़ा, एक बिंदी लगा दी थी हल्की सी, पूरा आरोह नहीं लिया, पूरा अवरोह नहीं लिया। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ही चीजें अब आपके काम आएंगी। जो अभी आप सलंग सीख रहे हो वो धीरे धीरे राग में उनके कुछ पीसेज आएंगे, और उन्हीं पीसेस को हम अलंकार का नाम लेते हैं। और अलंकार एक नहीं कई प्रकार के हो सकते हैं। आप एक नए सुधार है, नए सुनार है, तो एक नया आभूषण कर सकते हैं। आपका अपना दिमाग है और एक आभूषण तैयार हम करेंगे। कई कलाकार इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बनाए हैं, हाँ? इस म्यूजिक को जान करके उन्होंने कहा कि ऐसा बनाए तो इस तरह की धुन आएगी, इस तरह की आवाज आएगी, है ना। तो नए 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 आविष्कार हो रहे हैं। तो ये कहीं सीमित नहीं है, चलता रहेगा। और राग का जो स्वरूप है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मनीष जी को। मनीष, दिनेश जी, हाँ, बढ़िया रहा है, समझ में आया सबको? जी थैंक यू। चलिए, नाउ माइक एंड कैमरा ओवर टू बेंजामिन। जय हो। जी ठीक है। ये गुरुजी ने बताया अलंकार और राग के बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया उन्होंने। मैंने तो फिर भी कम शब्दों में बताया था, वो बहुत जल्द अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। तो कल को आप राग पर आओ, या जो राग पे हैं और जो समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है अलंकार ही आ रहे हैं इसमें और हम कैसे कर पा रहे हैं, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन कराया। तो आप जब गाते हो, राग गाते हो या जब आप अलंकार गाते हो, तो ये ध्यान में रख कर गाएं कि हाँ ये हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और जब हम राग गा रहे हैं तो राग में उन्हीं पैटर्न्स को अलग अलग तरीके से फॉलो करके बदल बदल के धुन बना बना के गा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो राग हो गया और आरोह अवरोह बता दिया मैंने। अब मैं थोड़ा बता देती हूँ पकड़।
राग के अंदर पकड़ शब्द आता है, पकड़। जब वो पकड़ गाते हैं तो बोलते हैं मैम इसका नाम पकड़ ही क्यों रखा है? पकड़ क्यों? क्योंकि वो छोटी सी स्वरों में पकड़ लेती है राग। पकड़ना यानी कि आपने किसी चीज़ को पकड़ा तो आपने उसको होल्ड करके देख लिया, वो आपके पास आ गई, है ना। तो उस पकड़ के अंदर के छोटा सा स्वर समुदाय होता है वो, यानी कि छोटे से स्वर होते हैं कि गमा पा गमा रे, जैसे अभी मैंने गाया था बिलावल का, ग प धनी सा ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा, ये बिलावल का पकड़ हो गया। इतनी सी लाइन में पूरी राग का इमोशन भी आ गया और छोटी सी थोड़ा सा स्वरूप गा के आपने देख लिया। जैसे अब यमन का है तो यमन भी बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। नी रे ग रे ने ध सा पा मा रे ग रे ने ध सा, ऐसे आपने यमन को पकड़ लिया। ये यमन का स्वर समुदाय हो गया, ठीक है। तो ये राग को पकड़ लेता है। इतने से स्वर, छोटे से स्वर समुदाय भी पकड़कर आप राग को राग को समझ सकते हो, राग का इमोशन जान सकते हो, ठीक है। पकड़ कभी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा वो घुमावदार तरीके से पता पड़ जाएगा कि हाँ इसमें ये राग समझ में आ गई है। उसके बाद आता है स्वर समुदाय। स्वर समुदाय में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स फॉलो होते हैं। जैसे अगर आप किताब में भी देखेंगे तो स्वर विस्तार गाते हो आप, तो विस्तार में उस पकड़ का विस्तारिक रूप स्वर विस्तार है। पकड़ बड़ा छोटा सा रूप है कि उसमें बस समझ में आ गया, इतना सा आपने गाया, उसमें राग दिख गई, राग का। हाँ घनश्याम जी बोलिए। ये मुझे पूछना था कि पकड़ जो है एक उसका चलन जो है वो ठीक रहेगा कि इसी चलन में उसको आरोह और अवरोह करेंगे पकड़ का, कि उसको कहीं से भी उसको हम लोग पकड़ को हम लोग ले सकते हैं? पकड़ कहीं से किसी भी स्वर से शुरू हो सकती है, आरोह अवरोह से शुरू कंपल्सरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है पकड़ सा से ही शुरू हो या रे से ही शुरू हो, क्रमानुसार स्वर ही लगे। क्योंकि पकड़ में अभी जैसे गुरुजी ने भी एक्सप्लेन किया कि अलंकार का बहुत अलग अलग पैटर्न आप रागों में देखते हो। आप एक जैसा पैटर्न नहीं देखते हो, एक जैसा नहीं चलते हैं उसमें, अलग अलग पैटर्न लेते हैं। एक मिनट, अब पकड़ में भी तो कुछ होते होंगे ना कि हाँ भाई, कि अगर हम ये राग यमन का पकड़ ले तो नीरे गमा से जो कुछ पैटर्न है, जी वही बात की तरह था, तो उसके तो कुछ होते होंगे कि हाँ भाई, जैसे कि आपने बोल दिया कि ठीक है आरोह अवरोह ले लो, तो हर एक राग का अब वो अपना अपना स्वर है, अपना स्वर ले लिया तो राग आरोह अवरोह बन गया। तो उसी प्रकार से पकड़ का या चलन का तो कुछ तो उसका वो होगा ना। हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल चलन ले रहे हैं तो बादी संवादी का ध्यान रखना है, बिल्कुल। उसमें वो पकड़ खुद अपने आप में देती है आपको वो चीज़। देखिए क्या होता है कि शुरू में जब आप लोग राग सीखते हो तो आप किताब के अनुसार ही सीखते हो कि किताब में क्या लिखा है वो गा दिया, ब्लाइंडली होके गा दिया। हाँ किताब में ग प लिखा था, प के बाद गैप देना था, धनी सा के बाद गैप देना था, म ग म रे के बाद गैप देना था, हमने वैसा गा दिया। अब हमने वैसा क्यों गाया? क्योंकि वो आपको राग का स्वरूप तो इतना जल्दी पता नहीं चलता है, तो राग के स्वरूप के अनुसार आपको टिकाव जो है आरोह अवरोह पकड़ से पता पड़ जाता है कि इस सुर पे इतना टिकना है। वादी संवादी पे मैं अभी आऊंगी, अभी मैं आई नहीं हूँ वादी संवादी पे, वरना वो और कंफ्यूज हो जाएगा। पहले उसको समझो कि पकड़ चीज़ क्या है। वो छोटे से स्वरों में, अब जरूरी नहीं है जैसे घनश्याम जी आप पूछ रहे हो मैम आरोह अवरोह जैसा ही होता है क्या, हर राग की पकड़ एक जैसी होती है क्या, सा से ही शुरू होता है क्या? नहीं, हर राग की पकड़, हर राग का स्वरूप अलग होता है ना। जैसे हर गीत, एक गीत दूसरे गीत से बहुत अलग होता है, वैसे हर राग अपने दूसरी राग से जमीन आसमान का अंतर होता है। इवन उसके इमोशंस भी अलग होते हैं, लेकिन कॉमन क्या होता है उसमें? स्वर का लगाव और स्वर लगाने का तरीका, गाने का गाना क्योंकि कंपल्सरी होता है उसमें, ये चीज़ें मैच नहीं करती। तो पकड़ जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल की पकड़ बिलावल की ग से शुरू हो रही है, यमन की नी मंद्र नी से शुरू हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो राग खुद दे रही है अपनी चलन को, राग खुद अपना चलन आपको प्रस्तुत कर रही है। आप फिक्स नहीं कर रहे हो कि मैं इसको यहीं से गाऊंगा, राग फिक्स करवा रही है ना। जैसे रागों को अगर देवी देवता माना जाता है तो वो देवी खुद आ रही है, आप उस देवी के पास नहीं जा रहे हो। अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हो तो शायद वो कभी ना कभी आपके पास आएगी, लेकिन वो आती नहीं है इतनी डायरेक्टली। आपको गा गा के रियाज कर करके उसको बिठाना पड़ता है, तब देवी वो प्रस्तुत होती है। वरना राग तो आजकल कोई भी गा रहा है, कैसी भी गा रहा है, कभी सुर लग रहे हैं कभी नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि मैंने बिलावल गा ली, मैंने इस देवी को प्रकट कर लिया। ऐसे नहीं होता, वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाती चीज़ें तब तक वो इमोशन नहीं आता। तो इसीलिए पकड़ जो है वो छोटे स्वरों का समुदाय होता है। हर राग का पकड़ अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। ठीक है मैं मुझसे कि अभी आपने बोला कि अगर कोई राग यमन में
नी से स्टार्ट करते हैं और बिलावल में ग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो राग यमन में नी अगर कोई मान रहा है तो उन्होंने तो सी शार्प ले लिया है, तो नी से मली लिया। ठीक है, अगर उसी प्रकार से अगर वो ये अगर ग ले ले, ग तो मान ले अपना वो स्केल, तो उसके हिसाब से तो अगर वो माँ को मान ले अपना स्केल तो फिर ग उसका नी हो जाएगा। वो तो कॉमन सी चीज़ है, पिच बदलते ही उसका पूरा सप्तक बदल जाता है। वही पहली काली से नी अलग लगेगा, चौथी काली से नी अलग लगेगा, पांचवी काली से मंद्र नी अलग लगेगा और दूसरी काली से मंद्र नी अलग लगेगा। हर नी एक जैसा नहीं होता है ना। अब जैसे सा नी रे गा रे नी रे सा नी रे गा रे नी रे सा नी रे गा रे नी रे सा, हर जगह नी मेरा अलग ही लगा है। अलग मतलब उस सा के अनुसार मंत्र में लगा है। वो नी फिर वो फिट नहीं हो गया कि वो पहली काली का नी ही लगेगा, वो हर पिच से नी अलग होगा। आप वो दिमाग में बिठा नहीं सकते हो मैंने पहली काली से राग का ग यही माना है तो मैं ग यही गाऊंगा, नहीं। अगर आपने चौथी काली से उस राग को प्रस्तुत कर रहे हो तो आपका ग बदल जाएगा। ये कॉमन चीज़ है, ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। हाँ भाई, आवाज़ सुर पूरा बदल जाता है, पूरा सप्तक चेंज हो जाता है, आप उसको रट नहीं सकते। ये बात मनीष को क्यों जरूरत पड़ रही पूछने की, जब इन्होंने 12 स्केल किए हुए तो ये जानते हैं ना कि हर 12 स्केल से अलग अलग सारे सुर बदल जाते हैं ना। नहीं, ये चीज मैंने इसलिए कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी चीज एक जगह से हमने उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर लिया, अब उसके अनुसार हम स्वतंत्र है कि हम कहीं से भी अपना जहाँ से गाओगे वहां से सुर अलग है, सारी चाबियां अलग है, सारे कीज अलग है। जब 12 स्केल आप सीख चुके हो उसके बाद तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता है कि नी वही वाला रहेगा कि दूसरा रहेगा। एक सवाल हो गया, ये तो बड़ी मजाक वाला। सारे समय में लोगों ने सुना है, आप सब जानते होंगे एक बात कि कोयल पंचम सुर में गाती है। ठीक है, सारे लोगों ने कविताओं में सुना होगा कि पंचम सुर में कोयल गाती, यानी कि कोयल की आवाज पॉपर होती है। अब 12 स्केल में से कौन से पॉपर होती है, मेरा ये सवाल। तो पंचम सुर कौन सा हुआ कोयल का? कोई पंचम नहीं है, कोई पंचम नहीं है। जहां तक आ रही है वहां से उसका सा है, वो पंचम थोड़ी है। पंचम सुर उसका बदलेगा उसके साथ से। कहा कि भाई 12 स्केल में से आपने कोई भी एक स्केल ले लिया तो वही तो आपके लिए सा हुआ ना। उसको आप प बनाओगे तो उसके लिए आपको नीचे दूसरा सा बताना पड़ेगा पहले। तो किस विद्वान ने ये लिख दिया कि कोयल का सुर पंचम है? पंचम से मतलब है तात्पर्य कि वो ऊंचा है। पंचम मतलब प नहीं है। पंचम सुर में गाने का मतलब ऊंचे सुर में गाना, यानी कि जो लोग पुराने गाते थे वो पंचम से ही तो गाते थे, चौथी काली से गा के और ऊपर का सुर लगा देते थे, तो वो ऐसे कहा गया। तो अब वो क्लियर नहीं हो पा रहा ना कि भाई पंचम कौन सा है कोयल का। पहली काली का है कि दूसरी काली का पंचम है, तो हर जगह के सुर अलग अलग है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक है मनीष जी, क्लियर हुआ ये? घनश्याम जी, आपको पकड़ क्लियर हो गया? हाँ मैम, जैसे कि पकड़ में आपने जो बताया ना, कभी कभी सिंगल स्वर रहते हैं, कभी कभी 2-3 अक्षरों का एक समूह रहते हैं, बीच बीच में कॉमा रहते हैं ना, तो जो एक एक यदि स्वर रहेगा तो उसके कितना ठहराव देना चाहिए उसका? कोमा का तो मैंने श्याम जी आपको पहले भी क्लास में भी बताया हुआ है कि जब हम राग गाते हैं तो उसमें कौमे का महत्व क्या है, कि ये ना हो जाए कि आप मेट्रोनोम लगाकर उस कौमे पे रुक रहे हो। कभी कभार क्या होता है, अच्छा मैम 4 मात्रा ही रुकनी है ना कौमे पे, तो ग प 2 3 4 ऐसे नहीं रुकना है, आपको विस्तार करना है। जब आप विस्तार भी करते हो तब भी लोगों का सवाल रहता है मैम कितना विस्तार करना है, कितना लंबा गाना है। आपकी जहाँ तक सांस जा रही है वहां तक लंबा गाना है आपको। कौमे का मतलब ये है। और अगर 2 स्वर आ रहे हैं म ग म रे, तो ये हिसाब से चलना है, ये एक अब अंदाजन चलेगा। अब इसमें राग पे आने के बाद में हम इतना नहीं बांध सकते कि इसी में बंध के गाओ। राग पर आने के बाद एक फ्रीडम ऑफ सिंगिंग भी आ जाती है। शुरू में क्या रहता है कि हम बांधते हैं, पकड़ में रे तीव्र म और प है, उसके बाद में कॉमा है। हाँ, तो जहाँ कॉमा है वहां तो आपको विस्तारिक रूप में रुकना ही है, वहां पे तो टिकाव देना ही है। कॉमे के बाद में आपको लंबा खींचना है वो। लेकिन अगर जहाँ कॉमा नहीं है तो वहां पे अंदाजन आपको आराम आराम से चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कर लोगे कि म ग म रे
ग म पा ग म रे, तो वो उसका टूट जाएगा, जो स्वर लगाने का तरीका है वो टूट जाएगा। इसलिए जो स्वर में कॉमा नहीं है उसको भी अपने हिसाब से उसको स्वर में गैप देना ही है, ज्यादा गैप नहीं देना है, ज्यादा गैप कॉमे के बाद वाले स्वर पे देना है, ठीक है। पकड़ और आरोप, समझो मैम रे म प है तो रे को ज्यादा खींचेंगे, म को खींचेंगे या प को खींचेंगे ज्यादा, वो बराबर बराबर मात्रा में खींचेंगे, जहां कॉमा है उसके वाले स्वर को ज्यादा खींचेंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रे म प जल्दी गा लिया और प पे बस रुक ही गए, रे को भी उतना समय दो, रे म प, ये तरीका हुआ, ना कि ये कि रे म प, ये नहीं होगा, इससे राग खिल के नहीं आएगी, कोई भी राग खिल के नहीं आएगी। समझ में आया? तरीके से गैप देना है, आराम आराम से हर स्वर पे टिकाव लगा कर देना है। और पकड़ और आरोह अवरोह में, आरोह अवरोह को भी लोग अलंकार की तरह गा देते हैं, और जब मैं कहती हूँ कि कॉमा है वहाँ पे, सा पे रुकना है, मैम कितना रुकना है, कितना बीपीएम, कितना मेट्रोनोम, फिर वो सवाल आ जाते हैं। फिर वो मेट्रोनोम बीपीएम काम नहीं आता है, एक जब हम राग पर पहुंच जाते हैं तो मेट्रोनोम बीपीएम हमारे ताल और लय में काम आता है, विस्तार में काम नहीं आता। विस्तार में आप विस्तार करते हो राग का, हर स्वर को लंबा लंबा लेते हो, हर स्वर को लंबे लंबे तरीके से गाते हो, ठीक है। कन स्वर रहते हैं, कन स्वर। हाँ वो भी मैं आई नहीं हूँ उस टॉपिक पे अभी तक, उस टॉपिक पे अभी तक मैं आई नहीं हूँ, मैं बहुत बेसिक पे चल रही हूँ, अभी शुरू में ही हूँ। ठीक है, ओके जी ठीक है। आरोह अवरोह पकड़ राग अलंकार अभी तक ये समझा है हमने। और स्वर विस्तार, विस्तार करना क्या होता है, स्वरों को लंबा लंबा गाना होता है, और जो पैटर्न दे रखे होते हैं उनको वैसे ही रूप में गाना होता है। उसके बाद में आप स्वर विस्तार अपने मर्जी से भी गा सकते हो, जिसको हम उपजंग बोलते हैं, कि आपको अब ये राग कितनी समझ में आई। हमने तो समझा दी इस राग के माध्यम से कि हाँ ये राग बिलावल है, पूरी सीख लिया आपने। अब आपका हम देते हैं कि अब आप बताइए आपको इसमें कितना उपजंग में समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, और ये चीज़ें एक अनुभव वाली हैं। आप ये नहीं कह सकते हाँ मैम 1 महीना सीख तो ली राग बिलावल, ऐसा नहीं होता कि मैम गा तो ली मैंने पर राग बिलावल नहीं आई है आपको, है ना। राग बिलावल तब तक नहीं आई जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाती, आपको उसका आगे पीछे का सबका मालूम नहीं पड़ जाता ये क्या होता है, ठीक है। नाउ वी कम्स विद वादी संवादी। राग में आता है ना वादी संवादी। अभी किसी ने बोला मैम वादी पे टिकना होता है, इतना बोला। वादी स्वर का मतलब होता है वो राग का राजा स्वर कहता है, यानी कि उस पर टिकाव ज़्यादा आता है वादी स्वर के अंदर, है ना। जो बहुत सारे राग के प्रयोग में होते हैं वादी स्वर सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है। सबसे ज़्यादा गिनती काउंटिंग नहीं करोगे आप, मैम 45 बार म आया बट 60 बार ग आया, लेकिन वादी स्वर म क्यों है, ये नहीं गिनोगे आप। वो एक अनुभव की तरीके से गाया जाएगा, उसके हिसाब से वादी स्वर खिल के आएगा, ना कि आप गिनती करोगे पूरी राग में कि मैम म इतनी बार काउंटिंग में आया था वादी और संवादी में, या ये गिनती इसमें नहीं बिठानी होती है। राग के अंदर आने के बाद में आप इतनी गिनती नहीं बिठाते हो, इतने कैलकुलेटिवली नहीं चलते हो। राग में अनुभव, राग में रस और राग में साधना, ये काम आता है, ना कि गिनती। गिनती तब काम आती है जब आप हिसाब किताब वाला काम शुरू करते हो। जैसे सरगम गीत है, वो किसी ताल में है तो तालबद्ध गाते हो, बंदिश है वो तालबद्ध गाते हो, आलाप तान है वो तालबद्ध गाते हो, वो गिनती के हिसाब से चलता है। लेकिन वादी संवादी गिनती के हिसाब से नहीं चलेगा। आरोह अवरोह पकड़ किसी मेट्रोनोम या बीपीएम के हिसाब से नहीं चलेगा। स्वर विस्तार भी किसी मेट्रोनोम या बीपीएम के हिसाब से नहीं चलेगा। ये भी एक एक्सपीरियंस के थ्रू आप गाते जाओगे, आपको अनुभव होता जाएगा कि अच्छा ये कैसे जा रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मुझे आया नहीं अभी तक, गाते गाते ही अनुभव होगा। आप अपना अनुभव बढ़ाइए, ठीक है। वादी स्वर जो सबसे ज़्यादा राग में प्रयोग में आता है और सबसे महत्वपूर्ण भी कहलाता है, जो वादी स्वर है, ठीक है। किसी भी राग का वादी स्वर खिल के आएगा उस राग में, म पे टिकाव आएगा। कहीं ना कहीं पूरी राग में आपको अभी शुरू में तो पता नहीं चलता कि वादी में क्या टिकाव आया, कैसे वजन आया। गा तो लोगे आप, पूरी राग गा लोगे, म ग म रे ग म प ग म रे सा, गा दिया सीधा सीधा। अब मैम नहीं समझ में आया इसमें वादी में कहाँ वजन था। होता है ऐसा कि मैम मुझे तो कहीं वादी में कुछ खास बात लगी नहीं, पूरी राग एक जैसी ही लगी, राइट। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। आप जब धीरे धीरे गाओगे, धीरे धीरे आपको गाते गाते पता पड़ेगा कि अच्छा ऐसे म पे वजन दिया जा रहा है, अच्छा इसका वादी सा इसलिए है, ठीक है। फिर संवादी स्वर जो वादी से थोड़ा कम प्रयोग में आता है, ठीक है। वादी संवादी जो थोड़ा कम प्रयोग में आएगा। कम मतलब
कि वो चलन में तो है, राग की चलन में तो है, लेकिन आपको वो इतना दिखेगा नहीं। राग को खिलाना होता है, राग को प्रस्तुत करने के लिए राग के भाव में आपको संवादी नहीं दिखाई देगा इतनी आसानी से, लेकिन हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वादी और संवादी। अब आप जो भी राग सीख रहे हो, कोई भी राग आपने शुरू की है, उसका वादी और संवादी पहले जान लो कि क्या वादी और संवादी है। उसके हिसाब से राग को गाते वक्त वादी स्वर जब भी आता है उसको सर्कल बना लो, अच्छा ये इस तरीके से आ रहा है, इस पे इस तरीके से वजन आ रहा है ना। वादी ये हो गया, संवादी ये हो गया। अब अनुवादी, वादी और संवादी के अलावा जो स्वर लग रहे हैं वो आपका हो गया अनुवादी स्वर, जो बचे कुचे स्वर हैं। अब जैसे 2 ही स्वर हैं, वादी अगर ग है, संवादी अगर नी है, बच क्या गया, सारे म प ध, तो ये सारे स्वर हो गए आपके अनुवादी। बचे हुए स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं, वो आप हर राग में गाते ही हो, हर राग में आते हैं वो स्वर, बचे हुए स्वर अनुवादी। फिर विवादी स्वर आ जाते हैं। विवादी स्वर को थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि ये राग में आता तो है लेकिन ये राग को बिगाड़ देता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा विवादी स्वर किसी को लगाना आता नहीं है तो वो बेसुरापन हो जाता है ना, कि बिगड़ जाता है। विवादी आ गया मतलब कोई ऐसा सुर लग गया जो राग में नहीं लग रहा है। सपोज बिलावल में आपने रे कोमल लगा दिया तो बिलावल तो नहीं बची, तो वो क्या बिगड़ गई, तो वो विवादी स्वर हो गया। और विवादी स्वरों का एक खूबसूरत रूप ये भी है जिसको प्रयोग में लेना आता है, तो वो विवादी स्वर को भी बड़े अच्छे से अनुभव के साथ गा के आपको पता भी नहीं चलने देगा कि ये विवादी स्वर बिगाड़ के लिया है, बड़ी खूबसूरती के साथ गा के निखर के आ जाएगा, है ना। समझ में आया, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, बहुत एक एक लाइन में समझाया है मैंने ये। हाँ निशा मैम, विवादी स्वर हर राग में होगी? हर राग में होता नहीं है, हम लियाते हैं कंपल्सरी। किसी भी राग में आपको ऐसा नहीं बोलते हैं कि विवादी स्वर, जब बहुत एक्सपीरियंस्ड जो हम पहुंच जाते हैं राग में तब हम विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, वो हम अलग से सुर लगाते हैं कि हाँ ये हमने अलग से लगाया, हमने दिखाना चाहा है कि हमने विवादी लगाया है, लेकिन उसमें हमको विवादी जब स्वर हम यूज़ करते हैं तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि बेसुरा तो नहीं जा रहा है, राग बिगड़ तो नहीं रही है। अगर आप म तीव्र वाली राग गा रहे हो और अगर आपने म शुद्ध दिखाया है तो आप म शुद्ध तरीके से दिखाओगे ताकि म तीव्र वाली राग बिगड़े ना, या म शुद्ध वाली राग है और अगर आपको हल्की सी जगह विवादी स्वर दिखाना है, कंपल्सरी नहीं होता विवादी स्वर कभी भी कि दिखाना ही दिखाना है। आप बिगिनिंग स्टेज पे ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर मैम ने कह दिया कि हाँ भाई म तीव्र क्यों ले लिया, अरे मैम मैं विवादी दिखा रहा था, पर वो ये चीज़ कभी मत करना कि मैम मैं विवादी स्वर दिखा रहा था, क्योंकि वो स्वर तभी आप दिखा पाएंगे जब आपको मेन राग का इमोशन समझ में आएगा। फिर आप कुछ हट के एक कलाकारी बोल सकते हैं, चमत्कार बोल सकते हैं, यार ये हल्का सा सुर कहाँ से आके गया, जो बेसुरा भी नहीं लगा, राग को बिगड़ने भी नहीं दिया और खूबसूरती से विवादी का प्रयोग कर लिया। विवादी का प्रयोग 10 रागों के बाद अगर आप एग्जाम्पल अलहैया बिलावल से करते हो तो आप विवादी का प्रयोग कर सकते हो, जान सकते हो कैसे करना है, और जो कि सुनने में भी अटपटा ना लगे, क्योंकि विवादी स्वर आप कभी भी लगाते हो तो बिगड़ता हुआ ही लगता है, वो बिगाड़ता ही है राग को। लेकिन अगर आप अनुभव में राग में तो आप आराम से उसको ला सकते हो। ठीक है, मधुरता का बहुत ध्यान रखना होता है विवादी स्वर को प्रयोग करते वक्त, और राग को ज़्यादा हानि ना पहुंचाए, राग के इमोशन को। अब जैसे कोई राग गंभीर प्रकृति की है और आपने किसी चंचल प्रकृति का स्वर समुदाय विवादी के द्वारा दिखा दिया तो वो पूरा इमोशन टूट जाएगा। ठीक है, हरिजा मैडम, समय 9 बजे तक का है या नहीं? 8 बजे तक का ही है, मैं भी इसको एंड कर दूंगी अभी, है ना। तो चलिए, आपको अगर क्लास लेनी हो तो ले लो अपनी अलग जाके, मैं 5-10 मिनट बोल के बंद करा दूंगा। आप क्लास एंड कर देंगे? हाँ ठीक है, मैं अभी एंड कर दूंगी। एंड क्या, एंड तो तुमको ही करना होगा, थोड़ी देर बाद कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। जब ये दिखे कि यहाँ तो कोई नहीं रहा तो एक बार लाठी घुमा के देख लेना। ठीक है, कि कहीं किसी को अटक रही है, इसका मतलब कोई ना कोई है, ठीक है। तो बंद करना। आज का यही टॉपिक था, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हो जाएगा टॉपिक। बाकी आप गुरुजी से बात कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो, बाकी गुरुजी भी कुछ बता रहे हैं तो आप अगर ये लोग 10-15 मिनट बैठने को तैयार हो तो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं होगा। अगर तैयार है तो आप यस करिए, तो मैं आगे 2-4 बातें हरिजा मैडम ने जो भी आपको समझाया, जो कुछ भी आपकी क्लास है वो एक्चुअली व्यवहारिक रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, उन्होंने जो भी समझाया बहुत अच्छा बताया, हर बात क्लियर कर दी कि कौन सा विवादी, कौन सा अनुवादी, क्या संवादी, यही तो लिखा है किताबों में।
और उसका मतलब आपको भी समझ में आ चुका है। अब मैं आपको इन सब की कड़ी में ले जाने की कोशिश करूंगा अनुभव से कि ये गुरुजी चलन समझाइए, चलन। हाँ वही बात कर रहा हूँ, सारी बातें करूंगा मैं, सब चीज को समराइज करने, ऐसा समराइज करूंगा कि आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा कि भाई क्या एक्चुअली ये है क्या चीज। मैंने जैसा कि अभी शुरुआत में कहा था कि राग कोई एक अकेली चीज नहीं है, राग एक बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ एक अलग मिश्रण है। और उसका जैसे कि चूरन बनाते हैं तो कई प्रकार की चीजें जड़ी बूटियां डाल के, और फिर उस चूरन का जो अलग प्रभाव होता है, चूरन लोग खाते हैं तो उसका इफेक्ट अलग आता है, चीजें उसमें बहुत सारी मिली हुई, तासीर उसकी बहुत अलग है ना। तो इसी तरह से राग जो है एक तरह से चूरन है जिसमें इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं कि उन जड़ी बूटियों का प्रभाव आपके ऊपर इकट्ठा होकर के राग के रूप में जब आप उसको सिद्ध करते हो तो वो आपको उसका फल प्राप्त होता है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि रागों से बीमारियां भी दूर होती हैं। कुछ दिन पहले हमारी क्लासेस में और ये सब जब बातें बताएंगी कौन से क्या प्रभाव होगा, कौन से राग से कौन सी बीमारी, तो ये भी तय है कि भाई ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिश्रण है, बहुत सारा मिश्रण है। अब उन जैसे अभी आभूषण की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक दुल्हन तब तक दुल्हन नहीं कही जाएगी जब तक उसका हर अंग आभूषण से सजा ना हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, सोने के ना हो, चांदी के ना हो, पर आर्टिफिशियल होंगे। जगह जगह कान में, नाक में, पता नहीं ऐसे कई जगह आभूषण पहने जाते हैं। तो वो सब आभूषण जब तक उस पर नहीं लगेंगे तब तक उसको हम दुल्हन नहीं कहेंगे और उसकी विदाई भी नहीं कर सकते, कभी ये कमी रहेगी। यहाँ तक कि दुल्हन के श्रृंगार में ब्यूटी पार्लर से लेकर के शुरुआत होती है। ब्यूटी पार्लर वालों का भी काम है, यानी कि कहीं और भी जाना पड़ेगा आपको अपने राग को सजाने के लिए, किसी दूसरे रास्ते से भी होकर के वो एक छोटी मोटी पॉलिश वो भी करनी पड़ेगी। कोई ऐसा आभूषण रह न जाए। और उन आभूषणों में ये वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी सभी प्रकार के स्वर आभूषण है। चाहे वो वादी स्वर हो, वो एक राग का आभूषण है, वो एक तिलक की तरह उसके माथे पे लगा हुआ है, बिंदी की तरह सबसे ऊपर है। वो श्रृंगार यहाँ से शुरू होता है वादी सुर को। वादी सुर जो है यहाँ रखा है चोटी पे, उसी से क्लियर होता है कि ये दुल्हन है। और वो जो यहाँ जो लग गया बैना या सिंदूर जिसको भी कह सकते हो आप, वो वही वादी स्वर हो गया। अब लेकिन वादी स्वर से ये भी पता चलता है किसकी दुल्हन है। हाँ ये बात, ये मेरा अगला सेंटेंस था। देखो मेरे स्टूडेंट कितने बढ़िया हो गए। अगला सेंटेंस में यही बोलने वाला था कि किसकी दुल्हन है, ये भी छाप लग जाती है। और संवादी के साथ देवर जी भी बैठे। संवादी स्वर उनका छोटा भाई है, वो भी साथ में रहता है। दुल्हन को ले जाने में छोटे भाई का भी रोल होता है। बोल सकते हैं गुरु जी की राग पूरा एक फैमिली है। हाँ, तो अब विदाई हो रही है, अभी राग की विदाई हो रही है, मतलब कि वो सारी बातें आपको उगलनी जो जो इसमें मिली हुई है वो सब आपको बताना है। तो अब दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ये पूरी एक बारात का माहौल बन गया। अभी अगर इसकी पूरी व्याख्या करें तो क्या क्या हो गया, वादी सुर भी हो गया, और उसके संवादी सुर जो खास सहयोगी जो दूल्हे के बगल में चिपका रहता है वो हो गया संवादी। विवादी भी होता है, मामा फूफा जी या कोई न कोई कोई विवाद डालने वाला भी आता है, लेकिन उसको भी हम सारे लोग मिलकर के संभाल लेते हैं। तो विवादी स्वर का प्रयोग जब होता है तो सारे अनुवादी मिलकर के उसको बीच में डाल के कहीं न कहीं लाते और निकाल देते हैं साइड में से बड़े प्यार से। सामने वाला बस नहीं निकलने दे रहा है अपने खेत में
कह रहा यहाँ से मेरी फसल का नुकसान होगा और बस निकालना उसी जगह से जरूरी था। तो क्या किया कि जो आदमी बस के आगे सीना तान के खड़ा था कि यहाँ मेरी छाती में से निकाल दो, पर यहाँ से बस नहीं निकलेगी। दैट वाज विवादी सुर। लेकिन उस विवादी सुर को मैंने संभाला। मैं गया उसको बड़े प्यार से, मैंने पहले तो पाँव छुए मजदूर थे, तो पाँव छू के मैंने थोड़ा सा उनके गले में हाथ डाला और प्यार से इधर धीरे से खिचकाए बात करते करते देखिए ऐसा है वैसा है, और ड्राइवर को इशारा किया कि निकालो, और ड्राइवर ने बस निकाल दी। यानी कि काम भी हो गया, विवादी सुर भी हट गया, वहां से लग भी गया, पता भी नहीं चला किसी को कि क्या हुआ। ये वो आदमी बस के सामने खड़ा था कि मैं इस रास्ते से गाड़ी नहीं निकलने दूं, तो उसको प्यार से टैकल करते करते गले में बाल डाल के साइड में ले लिया। ऐसे ही विवादी स्वर का प्रयोग होता है। यानी कि जितने भी अनुवादी स्वर होंगे वो उसकी सहायता करेंगे संभालने में। पंचम इसमें वर्जित था लेकिन लगाया गया। पंचम सुर इसमें नहीं लगना चाहिए था। ये सीरीज है। अब इस सीरीज में पंचम सुर का कई प्रयोग नहीं है। दैट वाज विवादी। अब उस विवादी को कैसे गाएंगे? माँ और धा ने संभाला और गा ने भी संभाला, तब जाके उस राग का स्वरूप क्लियर रहा, वरना राग भी नहीं जाती। मारे रे सा, ये जो भी राग थी उस राग में ये निकल के चलन, सीधा पास से लान के जाते थे। लेकिन इस पंचम को डालना जरूरी था, उससे सुंदरता भी आ जाती है, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ी डिफिकल्टी भी लगती है। फिर कहते हैं ब्याह बारात में अगर लड़ाई नहीं हुई तो क्या मतलब, फिर मजा किस बात। तो लड़ाई भी होनी जरूरी है, उसका भी एक अपना अलग मजा है। इसलिए विवादी गुण का प्रयोग जरूर जबरदस्ती करते हैं लोग और दिखाते हैं कि देखिए हमने विवादी भी बुला लिया लेकिन इसको टिकट नहीं दिया, सामने निकाल दिया साइड में से। बीच में विघ्न डालने वाला आया, उसको भी बुलाया, आओ विघ्न डालो। हम तो इतने बड़े तपस्वी हैं, चाहे विघ्न डालने वाले बड़े बड़े राक्षस आ जाएं, लेकिन हम अपने वादी संवादी और अनुवादी के माध्यम से उस विवादी को सामने टिकने नहीं देंगे। आ भी जाए ना घुस के करके कभी करके, तो प्यार से टैकल करेंगे उसके बाद मारतोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल बिगड़ जाएगा। फिर अगर उसके साथ डायरेक्ट धक्का मुक्की करी तो माहौल बिगड़ेगा, सब लोग एकदम से आकर्षित हो जाएंगे उसकी तरफ। इसलिए ऐसे विवादी सुर को प्यार से अगर एंट्री में लाना है, एंट्री में आ गया है, जो सुर लग ही नहीं रहा है और आपने उसको लगा दिया, लेकिन तब उसके आगे पीछे के सुरों का जो संगति है उसको ध्यान में रखते हुए उस सुर को लगाना है, ताकि वो उसमें छूट जाए। चार जने घेर के खड़े हो जाएं उसको कि भाई ये उपद्रव कर रहा है, चार जने चुपचाप उसको साइड में लेके और समझा दिया। तो लोगों जिसने जाना, अरे हाँ ठीक है वो विवाद कर रहा था, उसको निकाल दिया बाहर, बढ़िया किया, लोग समझ गए। और जिसने निकाला उसको बाहर, उसकी तारीफ भी करते हैं लोग कि वाह बहुत बढ़िया किया तुमने, उसको बाहर निकाल के आगे। वो था ही ऐसा, इस राग में प्रयोग करने के लायक था ही नहीं उसको। आया लेकिन अच्छा तो लगा एक बार, क्योंकि मनोरंजन खूब हुआ, क्योंकि वो बड़ी गाली गलौज कर रहा था, बेवकूफी जैसी बातें कर रहा था, तो मनोरंजन भी लिया लोगों ने, उसका आनंद भी लिया। टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, उल्टी उल्टी बातें कर रहा था, तो उल्टी बातें करने वालों को लोग बाद में मजे भी लेते कि चलो चला गया, तो वो बड़ा बेवकूफ था। अभी मेरे को किसी ने एक सेंटेंस बोला कि राजस्थान का राष्ट्रीय पेड़ बबूल है, तो मैंने कहा तुम्हारा सेंटेंस ही गलत है कि राजस्थान का राष्ट्रीय पेड़ कैसे हो सकता है। राजस्थान तो अपने आप में एक राज्य है, तो राज्य पेड़ होना चाहिए। और पहली बात तो बबूल है ही नहीं ऐसा किसी प्रदेश का जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया हो कांटे वाले पेड़ों को। राजस्थान का तो पेड़ ही दूसरा है, वो है खेजड़ी, है ना। तो ये बातें हैं जो कि राग में वाद विवाद ये सब होते हैं और वाद विवाद दिखाए भी जाते हैं। वाद विवाद दिखाने का अब मैं कहना चाहूंगा कि वादी स्वर से आप समझें वाद विवाद और संवाद, इन तीन शब्दों का अर्थ जाने पहले।
वाद का मतलब होता है मामला, कि क्या मामला है? उस पर विवाद होगा और संवाद दिया जाएगा, संज्ञान में लेते हैं। तेना साहब इस बात को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे अगर मैं ये बात कहूँ, ये एग्जाम्पल। तो पहले तो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद तेरे साथ कौन था, कहाँ से आया, किससे कांटेक्ट है तेरा, इतनी ज्यादा बातें होंगी। ये सब वाद विवाद संवाद, और उस चीज को संभालने वाले लोग भी होंगे, अनुवाद। यानी कि वो अनुवाद कर देते हैं कि इनका कहने का मतलब ये था, इनका कहने का मतलब ये था, भाई लड़ो मत आपस में, है? ये समझौता भी होता है। एक वादी पक्ष होता है और एक विवादी पक्ष होता है, और दूसरा संवादी पक्ष होता है जो दोनों को मिलाने का काम करता है। समझिए, वादी और संवादी। संवादी का मतलब वो उस विषय में संवाद प्रस्तुत करता है, डायलॉगबाजी करता है, वो डायलॉग देता है, संवाद देता है। यानी कि शुरुआत, जैसे तुमने अभी कहा कि भाई यमन का तुम्हारे अंदर ये सवाल उठना चाहिए था उस समय कि यमन में नी से ही क्यों और बिलावल में गा से ही क्यों, वादी संवादी है? ये प्रश्न तुम्हारा होना चाहिए था अगर होशियार आदमी थे, क्योंकि यमन का वादी स्वर जहां से होगा वही वाद शुरू वहीं से होगा। जिस राग का जो स्वर वादी है उस राग का वाद विवाद वहीं से शुरू हो ज्यादातर, और यमन का वादी स्वर नहीं है, तो सॉरी संवादी, तो वो संवाद कर रहा है। स्वर संवाद, स्वर संदेश दे रहा है, संवाद दे रहा है। तो ये डायलॉग है, ये डायलॉग है। क्यों है? क्योंकि डायलॉग वहीं से शुरू होगा, जो कह दिया कि भाई यहाँ से नीच से शुरू होना चाहिए तो नीच से शुरू होगा, क्योंकि वही उसका स्वर है, वो उसका प्रमुख स्वर है। गा रे नी रे, तो ये जो वादी और विवादी, और फिर जहां भी वाद शुरू होता है वहां ऊंचे सुर का भी प्रयोग होता है, नीचे सुरों का भी प्रयोग होता है। एक पक्ष थोड़ा जोर जोर से बोल रहा होता है तो कोई दूसरा पक्ष धीरे धीरे भी बोल रहा होता है। तो ये क्या है? संवादी स्वर हमेशा आपको धीरे बोलने के लिए प्रेरित करेगा, वादी स्वर जोर जोर से बोलेगा, यानी कि उसमें थोड़ा ताकत चाहिए, उसमें थोड़ा दम से आना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से व्यवहारिक रूप से अगर हम इन स्वरों को जाने और फिर उस राग में इसको उसका नामकरण करें, है ना? अब एक सवाल रह गया था रमेश जी का, जो कह रहे थे कि चलन, चलन क्या है? चलन का मतलब रिवाज। हमने अपनी भाषा में बात कर रहे हैं अभी। चलन का मतलब हमारा रिवाज क्या है, एक तो ये मतलब हुआ। दूसरा मतलब हुआ कि चाल चलन कैसा है, यानी कि चरित्र कैसा है। चलन का मतलब चरित्र भी हुआ, और चलन का मतलब हमारे रीति रिवाज भी हुए, कि भाई ये तो हमारे परंपरागत कुछ चीजें चली आ रही, वो तो रहेंगे। ठीक है? अब चरित्र का भी इसमें संबंध है कि चलन कैसा है आपका, बद चलन है कि अच्छा चाल चलन वाला व्यक्ति। तो राग का जब हम स्वरूप यानी कि पकड़ जब हम देखते हैं, जो राग की पकड़ है वही उसका चलन है। वो संकेत देता है राग की पकड़, जिसको हम दो नामों से और जानते हैं कि राग का स्वरूप भी वही है और राग का चलन भी वही है। जैसे यमन में इसमें बिलावल में कहा गपधनिता, ये आपका एक विशेष चलन हो गया, ये पारंपरिक चलन है कि साहब गपधनि सा से ही क्लियर होगा कि ये राग बिलावल। सारे गमा बदनी था और सारे धपा मगर ऐसा को सीधा सीधा गा देने से भी बिलावल नहीं होगा जब तक वादी संवादी को दिखाओगे नहीं। आरोह अवरोह में भी
वादी और संवादी के दर्शन होने चाहिए, चाहे कोमा लगा हो चाहे कोमा नहीं लगा हो। आरो अवरोह आप जो अभी बात कर रहे थे कि कोमा लगा तो वहां लंबा रुकना, बस ऐसा नहीं है, वहां तो रुक नहीं है, लेकिन वहां भी रुकना है जहाँ राग का वादी स्वर या संवादी स्वर, उसको भी लंबा दिखाना। आरोह और अवरोह अगर हम राग के रूप में गाना शुरू करते हैं तो, और सीधा सीधा गा रहे हैं तो कोई बात नहीं। राग का स्वरूप क्या कहता है कि आरोह में चाहते तुम्हें ग आपका वादी है और ध संवादी है, या ध वादी है और ग संवादी है, तो जाहिर है इन दोनों स्वरों पे आपको रुकना है। सा रे ग, ये बिलावल का चलन है। मा पा धा, अब धा पर रुकेंगे, जबकि किताब में देखिए हर अक्षर के बाद कोमा लगा, सा के बाद भी कोमा, रे के बाद भी कोमा, ग के बाद भी कोमा, म के बाद भी कोमा। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि संपूर्ण स्वर है और बराबर मात्रा में लगेंगे। लेकिन राग का चलन क्या कहता है कि गंधार पे आपको थोड़ा वजन देना पड़ेगा, गैवत पे आपको वजन देना ही होगा आरोह करते समय, तब वो राग का आरोह होगा। वो वादी संवादी के अनुसार राग का आरोह और अवरोह तय होता है, और इसी के अनुसार आपका पकड़, यानी कि राग का स्वरूप कह लो उसको, या पकड़ कह लो, या राग का चलन का एक संकेत ले लो। जैसे हमने कह दिया हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, अब होली कैसे मनाई जाती है वो डिटेल आपको पता है। इसी तरह से हमने तो जो पकड़ है उस पकड़ में ये बता दिया कि होली के मनाओगे कैसे, वो राग के विस्तार में जाके पता चलेगा। जब आप राग को विस्तारित करेंगे तो समझोगे अब होली मनाई जा रही है। राग का जो उतना सा जो टुकड़ा था जिसको चलन कहा, उसी चलन से आपको फिर आगे पीछे और चलना है। उस चलन के बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। अब वो चलन आपका अगर अच्छा है, अगर उस पर आ जाइए चलन और बदचलन पे, अगर चलन अच्छा है तो आपकी तारीफ होगी, और वही आपका बदचलन है, चलन सही नहीं लिया आपने राग का, तो स्टेज से बाहर उतार दिए जाओगे। बदतमीजी कर रहे राग के साथ, बदचलन से बहुत सारे गंधार से शुरू होना चाहिए था, ये सारे मार कर रहे, तो लोगों को बोलेंगे ये रिवाज नहीं है, ये रीति रिवाज नहीं है। इस तरह से बिलावल के सुरों को लगा लो, जिस तरह से तुम लगा रहे हो। बिलावल का गंधार ऐसे नहीं लगता, बिलावल का गंधार का तरीका अलग है, क्योंकि वो संवादी है। संवादी है तो उसमें उसका संवाद होना चाहिए वहां, तो संवाद कैसे होगा जब तक उसके आसपास वाले सुर नहीं लगेंगे। मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा, कितनी बार गा बीच में घुसाया, और उन सारे सुरों में पूरे मोहल्ले वालों को बता दिया ये भाई संवाद करने वाले आए, बोलने वाले आए, इनका थोड़ा ध्यान, ये डायलॉग देने वाले आए। ठीक है, तो मैं इससे पहले कि बेलगाम हो जाऊं और ज्यादा, मेरे ख्याल से मैं मेरी बात को समझा पाया सिन्हा साहब। अच्छी तरह से जय हो। जी गुरु जी। आपने ऐसा चीज समझा दिया कि अब ये ना सब जगह दिखता है, उधर इधर फैमिली में दिखता है, उधर ऑफिस में दिखता है। यही है जीवन, संगीत ही जीवन है, राग ही क्लियर रमेश जी क्रिस्टल क्लियर बता दिया। अब वो चीज अगर भावना में है तो राग को प्रस्तुति की होगी देवता स्वरूप, और फिर उसी में ताकबीर होगी। ठीक इसी बात आप तभी डूब पाएंगे, राग का विस्तार भी तभी कर पाएंगे जब सारे आभूषण आपके पास मजबूती से रखे हो, आप सजाने के लिए बैठते हैं। जैसे कि आपको कोई बड़ा ऐसा चित्र बनाना है, अब उसके लिए क्या क्या चाहिए वो पहले ले लिया, उसके बाद उसमें रंग भरने का काम स्केच किया पहले कि ये बनाना है, फिर उसमें जगह जगह कहाँ कौन सा कलर लगाना है, वो आपके राग के आभूषण है।
उनका प्रयोग करेंगे। कहीं मीठ तो कहीं खटका, कहीं मुर्की तो कहीं गमक, कहीं लंबा लेंगे, कहीं छोटा लेंगे, कहीं दुगुन करेंगे, कहीं चौगुन मारेंगे, कहीं 5 गुण का टुकड़ा दे देंगे। एक ताल से दूसरी ताल में घुस जाएंगे और फिर भी हम उसकी चौगुन करके बाहर आ जाएंगे और फिर साथ में मिला देंगे, सम पे मिला देंगे। ये सब खेल जो है ना, वही राग को खिलाते हैं। ये सारे खेल खेले जाते हैं जब राग गाई जाती है। तो सुरों की लगावट, जैसे बार बार मैडम कह रही थी, सुर का लगाव, वो सुर का लगाव ही मजा देता है। वो राग के अनुसार ही होता है कि जो राग का चलन है, जो राग का तरीका है, उसके अनुसार ही सुर लगाएंगे आप सुरों का लगाव बदल नहीं सकते। जैसे अभी मैं एक स्टूडेंट की कल ही क्लास ले रहा था, तो अब इसमें उन्होंने कहा भाई सारे गा, ऊपर जाते ना जब बिलावल में, गा मा गा रे सा, सारे मारे सा, एक पोर्शन आता है सारे मारे सा। तो सारे मारे सा अगर आपने सीधा सीधा बोल दिया, अगर ऐसे बोला ये बिलावल नहीं रही। जबकि बिलावल के लिए क्या होगा, सारे मारे सा, सारे मार, थोड़ा सा भी मां पे अगर रुक गए तो राग बदल गई। वही स्वर है, सारे मारे सा, ऐसा ही गाया जाएगा। अब आप सोचो कि रे मारे सा गा दे, सा गाए ही नहीं, तो रे मारे सा तो किसी और राग का अंग आ गया। तो इन सब बातों का भी ध्यान चलन में क्लियर होता है कि भाई चलन आपका जो राग का सरगम गीत है, वहां तक चलन ही चलन है। देख लो किस तरीके से आरोहात्मक जा रहे और किस तरीके से अवरोहात्मक लपेटते हुए आ रहे, वो सब आपको आरोह अवरोह पकड़ और सरगम गीत से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्हीं में चलन भी है, इन्हीं में स्वरूप भी है, और इसी तरीके से आगे हमको और व्याख्या करनी। That's all my job. ठीक है, अब सिन्हा साहब परीक्षा करेंगे। और हिमजा की आवाज आ रही थी कि बंद करना चाहेंगे वो तो कर सकते हैं सिन्हा साहब की बात। सर बहुत अच्छा लगा। मेरे को उनको मैं देख लूंगा। एक आप पूरे जो हरिजा मैम का पूरा ये था, उसके ऊपर जो थी ना आपकी जो वाणी थी, वो एक आईसी में एक टॉपिंग हो गई। ऐसे हरिजा मैम ने काफी अच्छा डिटेल में समझाया था हर चीज को। ठीक है, मैं भी उठ गया, 8:30 बज गया है। हिमजा मैम आ जाए। सीएफओ हमारी। होस्ट हिमजा मैडम बात सुन रही है? हिमजा मैडम तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो मंच पर उपस्थित हूँ। हाँ जी। और अपने धन्यवाद उद्बोधन के साथ कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाए। जी, हिमजा मैम तो नहीं है, फिर जो भी है मैं ही इसको एंड कर देती हूँ। वो बाहर आए पर्दे से। जी। उपसंहारात्मक 2 शब्द कहते हुए, बाकी रमेश जी ने, मनीष जी ने, चना साहब ने तो बता ही दिया कि मैंने कैसा बोला। अच्छा बोलता हूँ और मुझे ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, ये मैं कंट्रोल रखता हूँ। बेलगाम न हो जाऊंगी, कोशिश ये रहती है। तो फिर भी चलिए, जैसा भी कर देते हैं। कभी कभी मूड हो जाता है, बैठे हैं तो फिर मानता नहीं है। बात चली है तो फिर लगता है कि मैं इसको अपने स्तर से बताऊं।
जी अगर मैं बैठूं और नहीं बैठा हूं तो फिर कोई बात नहीं, बताया उन्होंने नहीं, सब वही है ना। मैंने थोड़ा मानवीयकरण किया हाँ बस। जी इसको इशारों इशारों में समझने की चीज है। बात कहीं और कह रही, निशाना कहीं और है ना। क्या कहते हैं उसको, एक किस तरह की गजल बताई थी निषाद ने कि वो संकेतात्मक जो होती है, नाम किसी और का ले रहे हैं, क्या किसी और को रहे, ऐसी जो रचना होती है, उसी तरह का भाव मैंने देने का प्रयास किया। तो धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। अभी बस इन चीज़ों को गाते वक्त भी ध्यान में रखना है, ये ना हो कि हम भूल जाएं, हम वापस से वैसा ही गा रहे हैं आंख बंद करके सीधा सीधा। ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, जिन एग्जाम्पल्स को उन्होंने बताया है कि विस्तार कैसे करना है, चलन कैसे करना है, अलंकार कैसे गाने हैं, राग में कैसे प्रस्तुतिकरण देना है। ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप राग को बहुत अच्छे से गा पाओगे। अगर ठीक है यहाँ तक बातें सुनने में अच्छी लग रही है और फिर आप भूल जाओगे, फिर आप रागों में फिर से हमको ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि अच्छा ये वादी होता है, ये संवादी होता है, बार बार बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतना अच्छा एक्सप्लेन हुआ है, बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़ेगी कि वादी को कैसे गाना है, संवादी कैसे गाना है, चलन क्या है, राग का विस्तार क्या है। रूपाली आई है? रूपाली, हाँ रूपाली प्रेजेंट है। रूपाली कैमरा ऑन करो। पिछली बार तो ये मना कर गई थी कि मैं नहीं सुनाऊंगी गाना। इस बार भी कुछ गारंटी नहीं ले सकते हैं। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। अगर गाना सुना दे तो ये सब राधे राधे वगैरह सब सफल है। प्रणाम का भी आशीर्वाद है ऑलरेडी, वरना कुछ नहीं। हर किसी को बोलता भी नहीं मैं सुनाने के लिए। जी सुनाती हूँ। मनीष जी को पूछ लो कभी कहा हो। नहीं 2 मिनट दो बस, 2 मिनट। हाँ बिल्कुल देंगे। जी प्रीति जी, आप न्यू है ना, आज आपकी पहली क्लास हुई है, सैटरडे हाँ, क्लास। पहली बार। क्या ग्रुप चूज किया है आपने? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टाइमिंग क्या है ट्यूसडे थर्सडे का? 11 से 12 अच्छा, सुबह। सुबह 11 से आपका नाम 12। क्या है मैम? मैं ही लूंगी आपकी क्लास। हरिजा नाम है मेरा। हरिजा, ओके। ट्यूसडे थर्सडे बैच मेरा ही है, मॉर्निंग का 10 to 1 o'clock तक चलता है वो। एक्चुअली 1 महीना मुझे थोड़ा सा देखना है कि ये टाइम और ये बैच सूट कर रहा है कि नहीं। जी तो बिल्कुल। अगले महीने तक हम फिक्स कर देंगे उसको एकदम। इसके अलावा दूसरा बैच जो है उसमें संडे है, सैटरडे है और कौन सा दिन है? फ्राइडे और संडे का बैच है, जिसमें सैटरडे क्लास कंपलसरी है, ठीक है। और फ्राइडे संडे बैच में मॉर्निंग में भी क्लास हो रही है, 9 बजे से पहले पहले हो जाती है, और इवनिंग में 6 o'clock to 8 o'clock तक का बैच है, जो भी मैं ले रही हूँ फ्राइडे संडे वाला। और मॉर्निंग वाला बैच हमारे यहाँ पे बटे हुए हैं, मॉर्निंग के बैचेस। सैटरडे में भी क्या सुबह होती है? सैटरडे सिर्फ कंपलसरी 7 o'clock इवनिंग में सब जने ऐसे एकत्रित होते हैं और किसी एक टॉपिक पर या विषय पर ऐसे ही चर्चा होती है, जिसमें गुरुजी बोलते हैं या जो मेरी जगह जो दूसरे मेंटोर होंगे वो बोलेंगे, कुछ समझाएंगे, कभी परफॉर्मेंसेज होती है, ठीक है। सैटरडे क्लास होपफुली आप सभी को समझ में आई होगी और सीखा होगा आप लोगों ने। इसको अप्लाई कीजिएगा अपनी सिंगिंग में। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेंटोर से क्लास में सवाल कर सकते हैं इस क्लास से रिलेटेड और अपने कोर्स से रिलेटेड भी, है ना। और सोनू कुमारी कोई थी यहाँ पे जिनको कुछ बात करनी थी। और अगर आप क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, कब कब क्या क्या कहाँ होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ये लिंक मिली है आप वहीं पे मैसेज कर सकते हैं कि हमको और क्लास की डिटेल्स अच्छे से बताइए, ठीक है। जी मैम, मुझे सवाल करनी थी। हाँ जी पूछिए। मेरा ये सवाल था कि अभी मैं ताल कर रही हूँ, लय ताल, तो उसमें तबला बजा के किया जाता है। मेरी मैडम सिखाती है, वो बोली है जो
तबला बजा के करना है तो धा दिन दिन धा कर लेती हूँ मैं उसका और 2 गुण करती हूँ तो वो मुझे समझ नहीं आती है कि 60 के मिनट पर ही 2 गुण कैसे किया जाए। 60 के बीपीएम पे 2 गुण कैसा किया जाए? आप हमारी किसी क्लास में जुड़ी हुई है, किसी ग्रुप में हैं आप? जी मैम। अच्छा, तो आपके जो मेंटोर हैं आप उनसे ये सवाल कीजिएगा कि दुगुन कैसे होती है, दुगुन कैसे की जाती है। क्लास अटेंड करें और उसमें आप बताइए। वो मैं कर लेती हूँ 2 गुण, लेकिन मेन प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैं वो 60 के बीपीएम पे मैं वो मतलब धा और धीन बोलती हूँ तो वो तो 2 बार बच जाती है, लेकिन 2 गुण करनी है तो वो जल्दी से कैसे किया जाएगा? तबले के साथ मत करो, मेट्रोनोम के साथ करो। 2 गुण आपको अपने मुंह से डबल बार करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है कि अगर मैंने सिंगल लय ली है धा धिन ना धा तिन ना, अब दुगुन कैसी होगी? धा धिन ना धा तिन ना, जस्ट उसकी थोड़ी सी लय बढ़ जाती है। तो ये आपको आपके जो मेंटोर होंगे वो और अच्छे से गाइड करेंगे। तो ग्रुप में आप थोड़ा सा एक्टिवली क्लास में रहिए और अपने मेंटोर से पूछते रहिए कि क्या मैंने दुगुन सीखी, क्या मैंने दुगुन कर ली। ओके ओके, चलिए नमस्ते। मैं क्लास एंड करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ऊपर, है ना? ओके, और कुछ सवाल हो आप लोग अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जहाँ से लिंक आया है वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।